देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हेलो। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, देखो हम लोग आज कैश बुक पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग सब्सिडियरी बुक्स पढ़ रहे थे जिसमें मैंने पहले भी बोला था कैश बुक भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अलग से ही हम लोग एक चैप्टर मिलेगा हम लोग को। ठीक है, कैश बुक का। तो कैश बुक क्यों होता है वो हम लोगों ने सब्सिडियरी बुक में ही देखा था। अगर हमारा कैश रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे हमारे पॉकेट से पैसा जा रहा है, मतलब पेमेंट के केस में, या फिर हमारे पॉकेट में पैसा आ रहा है यानी रिसिप्ट के केस में। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि कैश ट्रांजैक्शंस जो है हम लोग कैश बुक में दिखाते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर दिखेगा कि हमारा कितना तरह का कैश बुक देखो दे रखा है। ठीक है, अब ये क्या क्या टाइप्स है ये देखो यहाँ पर कैश बुक जो है 4 तरह का दे रखा है। सिंपल कैश बुक, ठीक है, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और सब्सिडियरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। मतलब कैश बुक को तब भी मैंने बोला था ये सब्सिडियरी बुक्स भी है। ठीक है, क्योंकि ये जर्नल के तरह क्या होता है, जर्नल बिना बनाए हम लोग कैश बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है, प्राइम एंट्री होता है ना, जहां पर जर्नल के जगह डायरेक्ट हम लोग जो एंट्रीज करते हैं, एंट्रीज फॉर्म में नहीं करते, टेबल फॉर्म में करते हैं, डायरेक्ट उससे लेजर पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये इसीलिए सब्सिडियरी बुक भी माना जाता है और ये प्रिंसिपल बुक भी माना जाएगा। ये मेनली 3 तरह का होता है और एक भी है पीटी कैश बुक, वो भी हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में ही देखेंगे। ठीक है, अब ये रहा कैश बुक कितने तरह का होता है। कैश बुक जो है वो क्यों प्रिपेयर करते हैं वही बता रखा है। कैश ट्रांजैक्शन आर स्ट्रेट अवे रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन द बेसिस ऑफ सच रिकॉर्ड लेजर्स अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। पहले कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते, फिर उससे हम लोग जो है लेजर अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैश बुक इज सब्सिडियरी बुक, कैश बुक को सब्सिडियरी बुक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैश बुक जो है वो बाकी सब्सिडियरी बुक्स की तरह ही काम करता है। सब्सिडियरी बुक्स का मतलब क्या था, सप्लीमेंट्री बुक, मतलब बिना जर्नल बनाए हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में डेटा को रिकॉर्ड करके, नो डेबिट नो क्रेडिट, कोई जर्नल एंट्री नहीं करके हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट या टेबल फॉर्मेट में डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर दैट उसको ही लेजर पोस्ट करते हैं, वही तो होता है सब्सिडियरी बुक्स। तो कैश बुक में भी वही होगा। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग का ये देखो लास्ट दिन जो मैंने दिखाया था ये क्या है, जर्नल नहीं है, लेकिन इससे डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग हो गया, तभी तो वो होता है सब्सिडियरी बुक्स। तो ये भी वैसे ही होगा। बट द कैश बुक इटसेल्फ सर्व एज द कैश अकाउंट। और कैश बुक को क्या बोला जाता है, इसको कैश अकाउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एंट्री होगा ना वो ऐसे टेबल फॉर्मेट में नहीं होगा। ठीक है, ये चीज तो होगा बट ये जो है ना ये फॉर्मेट में कैश बुक नहीं बनेगा, मतलब टेबल फॉर्मेट में कैश बुक नहीं बनेगा। अभी बनाएंगे तो दिखेगा तुम लोग को। ऐसा कोई डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। देखो यहाँ ना तो कुछ डेबिट कर रहा है हम लोगों ने, ना तो क्रेडिट। जैसे बिल वगैरह बनता है ना, नाम वाम लिख के, सप्लायर है तो सप्लायर, डेटर है तो डेटर, नाम लिख के, अमाउंट लिख के, बिल जैसे इनवॉइस वगैरह रेडी करते हैं वैसे किया जाता है। बट कैश बुक में ऐसा नहीं होगा। तो कैश बुक जो है वो लेजर के तरह भी है, कैश अकाउंट की तरह भी है और बैंक अकाउंट की तरह भी है। मतलब कैश बुक में बैंक का कॉलम और कैश का कॉलम एक साथ कर सकते हैं, तब वो 2 कॉलम हो जाता है। ठीक है, तो कैश बुक जो है वो एक लेजर की तरह भी काम करेगा। और उस लेजर में क्या क्या कॉलम होंगे, कैश कॉलम भी हो सकता है, बैंक कॉलम भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। द बैलेंसेस आर एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली। और कैश बुक बनने के बाद जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो डायरेक्टली हमारा ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में क्या जाता है, जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर जो बैलेंस आता है वो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। बट ये क्या बोल रहा है, कैश बुक बना लो, फिर जो बैलेंस आएगा डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर दो, मतलब विदाउट पोस्टिंग एनी लेजर ऑल्सो। हमें लेजर पोस्टिंग भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब कैश बुक का फॉर्मेट ही बेसिकली लेजर की तरह ही होता है। ठीक है, इसीलिए इसे कैश अकाउंट भी और बैंक अकाउंट भी बोला जा सकता है। द कैश बुक देयरफॉर इज पार्ट ऑफ द लेजर ऑल्सो। इसीलिए कैश बुक लेजर का भी पार्ट है। क्यों, लेजर का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जा रहा है, बोल रहे कि कैश बुक का बैलेंस चला जाएगा ट्रायल बैलेंस पे, तो इसीलिए ये लेजर भी है, जर्नल ये जर्नल भी है। ठीक है, जर्नल है इसीलिए तो सब्सिडियरी बुक्स भी है। तो ये क्वेश्चन काफी पूछ लेता है कभी कभी हम लोग को। बेसिकली 11 12 में ये ज्यादा पूछता है कि कैश बुक
जर्नल भी है, मतलब कैश बुक लेजर भी है, जर्नल भी है। क्यों? क्योंकि कैश बुक बेसिकली ये कैसा काम करता है, ये लेजर अकाउंट की तरह काम करता है, जो कि कैश अकाउंट की तरह भी काम कर सकता है, बैंक अकाउंट की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, तो बैलेंस जो है वो डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में चला जाता है, तभी ये लेजर है। ठीक है, हेंस इट हैज टू बी ट्रीटेड एज प्रिंसिपल बुक। इसे प्रिंसिपल बुक भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल बुक का मतलब होता है जिसका इफेक्ट जर्नल किए बिना होता है। ठीक है, द कैश बुक इज दस बोथ ए सब्सिडियरी बुक एंड ए प्रिंसिपल बुक। कैश बुक ऐसा एक बुक है जो सब्सिडियरी भी है, प्रिंसिपल बुक भी है। ठीक है, सब्सिडियरी भी है एज वेल एज प्रिंसिपल बुक भी है। सब्सिडियरी बुक इसीलिए है क्योंकि सब्सिडियरी बुक्स का बेनिफिट क्या था, जर्नल लेजर नहीं करना पड़ता है, सॉरी जर्नल एंट्री नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट फॉर्मेट में करके हम लोग लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें सेपरेटली कोई जर्नल नहीं करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई ये सब्सिडियरी बुक्स है। प्रिंसिपल बुक क्यों है? प्रिंसिपल बुक तो हर सब्सिडियरी बुक से हो सकता है, प्रिंसिपल बुक इसीलिए है क्योंकि ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, हमें लेजर पोस्ट करने में हेल्प कर रहा है विदाउट एनी जर्नल। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रिंसिपल बुक्स भी है। तो कैश बुक जर्नल भी है एज वेल एज लेजर भी है, और इसीलिए इसे प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है, सब्सिडियरी बुक्स भी बोला जाता है। अब 3 तरह का होता है, वो तो मैंने पहले तुम लोग को दिखाया, ऊपर बना हुआ था। ठीक है, 3 तरह का होता है, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है, अच्छा, अब देखो पेटी कैश बुक भी होता है, ये मैंने बोला था ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है, बट दैट इज प्योरली ये सब्सिडियरी बुक। पेटी कैश बुक जो है ना, ये भी कैश बुक का एक पार्ट है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सब्सिडियरी बुक के तरह ही है। मतलब यहाँ पर ना कोई लेजर फॉर्मेट नहीं बनेगा, मतलब डायरेक्टली एक जगह पे ऐसा फॉर्मेट बनेगा, पेटी कैश बुक में ऐसा फॉर्मेट बनेगा, फिर उससे लेजर पोस्टिंग होगा, जैसे कि हमारा सेल्स बुक में होता है, या फिर परचेज डे बुक में होता है, सेल्स रिटर्न में, परचेज रिटर्न में होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि पेटी कैश बुक भी कैश बुक है, वन टाइप ऑफ, बट ये सिर्फ और सिर्फ सब्सिडियरी बुक है, ये प्रिंसिपल बुक नहीं होगा। ठीक है, प्रिंसिपल बुक नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, सिंपल कैश बुक क्या होगा? सिंपल कैश बुक का मतलब हो जाता है जहां पर एक ही कॉलम रहेगा। देखो क्या बोल रहा है, सच ए कैश बुक प्रिपेयर्स लाइक एन ऑर्डिनरी अकाउंट। जैसे तुम लोग नॉर्मल अकाउंट बनाते हो, अकाउंट का मतलब होता है लेजर। अगर तुम लोग कैश का लेजर बनाते हो, तुम लोग जर्नल एंट्री करने के बाद मान लो कैश अकाउंट था तो कैश का जैसे लेजर बनाओगे, ये सिंपल वैसे ही बनेगा। वन अमाउंट कॉलम का रहेगा ईच साइड, इधर भी एक अमाउंट कॉलम, इधर भी एक अमाउंट कॉलम। ठीक है, और दोनों साइड में तुम लोगों को रिकॉर्ड करते जाना है, वो भी एंट्री के साथ ही बेसिकली हम लोग इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा, फिर ये बैलेंस ऑफ द कैश बुक भी बताएंगे ये क्या होता है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 1, यहाँ पर क्या बोला है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंपल कैश बुक। बोल रहा है कि एक सिंपल कैश बुक बनाओ और उसमें ये ट्रांजैक्शंस का एंट्री करो। ठीक है, तो तुम लोग मुझे जर्नल एंट्री बताना कि क्या जर्नल एंट्री तुम लोग को पता है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग जर्नल एंट्री कर चुके हो। यहाँ पर बोला है कैश इन हैंड, फिर ये 5 तारीख का एक ट्रांजैक्शन बोला है, रिसीव्ड फ्रॉम राम, पेड रेंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पेड टू श्याम, परचेज फर्नीचर, पेड सैलरी, और रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी, ये 30 रुपीज बोल रखा है। ठीक है, हम लोग को इससे क्या प्रिपेयर करके देना है, एक कैश बुक प्रिपेयर करके देना है। अब जैसे हम कैश बुक बनाएंगे ना, तुम लोग को पता चलेगा कि क्यों ये सब्सिडियरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक भी है। तो बेसिकली कैसे होगा, कैश लेजर की तरह। ठीक है, तो लेजर तो तुम लोग को पता है, लेजर में क्या होता है, 4 आइडेंटिकल कॉलम होता है। कैसा होता है लेजर देखने में, किस चीज का लेजर बनाना है, कैश बुक का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश बुक। बस लेजर में तुम लोग कैश अकाउंट लिखते हो, यहाँ पर नाम अकाउंट की जगह लिखना है बुक, कैश बुक। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कॉलम बनाएंगे, 4 आइडेंटिकल कॉलम होगा। नॉर्मली लेजर में क्या क्या कॉलम होता है, एक डेट का कॉलम कंपलसरी है। ठीक है, और क्या होता है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम जहां पर लिखना है हमें, एंट्रीज को पोस्ट करना है। दूसरा हो जाता है एक लेजर फोलियो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग सोच रहे होगे हम लोग तो लेजर में जर्नल फोलियो लिखते हैं, यहाँ लेजर फोलियो क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल बुक चल रहा है, इसके पहले हम लोगों ने कोई एंट्री किया ही नहीं है, जर्नल का एंट्री हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये तो सब्सिडियरी बुक्स है ना, तो जर्नल तो होगा नहीं अलग से। यहाँ पर ही, और यहाँ पर क्या हो रहा था, ऐसा एक स्टेटमेंट फॉर्मेट देन लेजर पोस्टिंग, यहाँ पर सभी चीज कंबाइनली हो जाएगा, लेजर पोस्टिंग भी यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर डेट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स,
फिर यहाँ पर लेजर फोलियो, फिर यहाँ पर अमाउंट। तो तुम लोग अगर कैश अकाउंट बनाते हो, डिफरेंस क्या होता है, यहाँ बुक के जगह लिखते हो कैश अकाउंट और यहाँ लेजर फोलियो की जगह तुम लोग लिखते हो जर्नल फोलियो नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जर्नल बना ही नहीं है, हम लोग तो डायरेक्टली जो ट्रांजैक्शन है उससे ये वाला प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला सब्सिडियरी बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये सब्सिडियरी बुक्स क्यों है, क्योंकि हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, अलग से जर्नल नहीं बना रहे इसका, ठीक है। और प्रिंसिपल बुक है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट लेजर पोस्ट भी हो जाएगा, यहीं पर लेजर पोस्ट हो जाएगा, अलग से नहीं करना पड़ेगा, जैसे यहाँ अलग से करना पड़ रहा था। तो ये प्रिंसिपल बुक नहीं था, सिर्फ सब्सिडियरी बुक्स था, क्योंकि इसका पोस्टिंग अलग से हो रहा था, बट यहाँ पोस्टिंग होगा। कैसे होगा देखो, यहाँ पर क्या बोला है, कैश इन हैंड। तो कैश हम लोग का एसेट होता है, अगर हम लोगों के पास स्टार्टिंग में ही 1200 रुपीज है तो ये हम लोगों के लिए एसेट है। ये कब है, Jan 1 2020 में, ठीक है। तो ये डेबिट साइड होता है लेजर का और ये क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो एसेट हमेशा, ओपनिंग एसेट हम लोग कहाँ दिखाएंगे, एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2020 लिख दिया और यहाँ पर लिखो Jan 1, ठीक है। अब एसेट है, टू डेबिट साइड जो होता है वहां पर 2 से रिकॉर्डिंग होता है, जो क्रेडिट साइड होता है वहां पर 22 से रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, कैश इन हैंड का मतलब मेरे पास है पहले से, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन B/D, इसको बोला जाता है ब्रॉड डाउन, यानी 1200, ठीक है। 1200 रुपीज पहले से हमारे पास है, इसे टू ओपनिंग बैलेंस भी लिखा जाता है, चाहो तो लिख सकते हो, या फिर टू बैलेंस BD का यानी ब्रॉड डाउन, प्रीवियसली ये 1200 क्लोजिंग में था, अभी ये ओपनिंग में आ गया 1200 बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब नेक्स्ट बोलो, रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से 300 रुपीज मिला है, इसका एंट्री क्या होता है, अगर एंट्री पता है तो तुम लोग यहाँ पर पोस्ट करना ऐसे ही सीख जाओगे। रिसीव्ड फ्रॉम राम, एंट्री बताना चाहोगे, क्या एंट्री होता है, रिसीव्ड फ्रॉम राम 300 रुपीज, एंट्री बताना चाहोगे क्या एंट्री होता है, रिसीव्ड फ्रॉम राम, टू राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, सही बात है। तो ये कैश अकाउंट ही है मान लो, तो टू राम किधर लिखेंगे, टू जिधर लिखा जाता है किधर लिखना पड़ेगा, इस टू बैलेंस BD के नीचे टू लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया टू राम अकाउंट, ठीक है। कितना हो जाएगा 300, जो वैल्यू दे रखा है इसमें तो हमें कुछ नहीं करना है, देख देख के वैल्यू ही तो लिखना है और डेट भी देख के ही लिखना है, 5 तारीख, ठीक है। अब सोचो, अब ये क्यों बोल रहा है, ये लेजर भी है ये जर्नल भी है, क्यों, जर्नल किया नहीं, जर्नल सोच रहे हैं दिमाग में, यहाँ पोस्ट करते जा रहे हैं, लेजर जर्नल एक साथ होता है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया था कि कैश बुक जर्नल भी है एज वेल एज लेजर भी है, और ये सब्सिडियरी बुक्स है और एज वेल एज प्रिंसिपल बुक भी है। सब्सिडियरी बुक्स है क्योंकि यहाँ से लेजर पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, और प्रिंसिपल बुक्स है क्योंकि यहाँ जर्नल लेजर दोनों ही हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब क्या बोल रहे हैं, पेड रेंट, इसका क्या एंट्री होगा, रेंट पे किया है, इसका एंट्री क्या होगा, अगर बताना चाहो तो बोलो, पेड रेंट। मैम रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में तो कैश लिखना नहीं होता है, ठीक है, तो रेंट लिखना पड़ेगा, तो रेंट किधर लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो कैश अकाउंट है, कैश में कैश नहीं लिखेंगे, ठीक है, जैसे अपना नाम ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते, दूसरे भी हमारा नाम यूज करते हैं ना, वैसे ही है, कैश का अकाउंट कैश नहीं यूज करेगा, बाकी लोग यूज करेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कहां पर चला जाएगा, बाई साइड में, टू कैश तो आएगा नहीं, बचा क्या, रेंट, रेंट डेबिट हुआ है तो डेबिट यानी बाई रेंट होता है, वो तो लिखा नहीं जाता है ना जर्नल में, तो बाई रेंट हो जाएगा। तो Jan 7 में यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई रेंट, और अमाउंट जो है वो लिख देंगे 30, अब चाहो तो अकाउंट भी लिख सकते हो, अगर ऑमिट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसके बाद बोला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसका एंट्री भी बोलना चाहो तो बोलो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पर टू सेल्स हो जाएगा, देखो कैश तो कैश में लिखना नहीं है, बचा क्या टू सेल्स, तो टू साइड में लिख दो, टू सेल्स अकाउंट, इसका डेट है हम लोग का 8 तारीख, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट और वैल्यू है हम लोगों का 300, लिख दिया, हो गया सिंपल। अच्छा इसके बाद बोला है पेड टू श्याम, 10 तारीख को पेड टू श्याम, क्या एंट्री हो जाएगा, श्याम को पैसा पेमेंट किया है तो क्या एंट्री होगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में कैश तो जाएगा नहीं, तो टू कैश हट गया, बचा क्या श्याम, तो बाई साइड में आ जाएगा, बाई श्याम अकाउंट, ये हो जाएगा हम लोग का 700 दे रखा था और डेट था Jan का 10th,
अच्छा, इसके बाद बोल रहा है परचेस्ड फर्नीचर, इसका क्या एंट्री होगा? फर्नीचर परचेस्ड का क्या एंट्री होगा? मैम फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश में कैश तो लिखेंगे नहीं, टू कैश चला गया, बचा क्या? फर्नीचर। अब टू तो चला गया, बाई बचा हुआ है, तो बाई साइड में लिखना चाहिए बाई फर्नीचर अकाउंट, बाई फर्नीचर अकाउंट। अच्छा, इसका डेट है हम लोग का 27, तो 27 लिख देंगे और अमाउंट दे रखा है 200, हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट बोला है पेड सैलरी, क्या एंट्री होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। 31 को हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश गया, टू कैश में टू कैश नहीं आएगा, बाई सैलरीज आएगा, तो बाई सैलरीज लिख देंगे, बाई सैलरीज अकाउंट, यहाँ पर हो जाएगा 100। अच्छा, अब ये वाला रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जैन, ये क्या होगा? क्या ये एंट्री होगा? एंट्री मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का होता है। बोला है कि रेंट ड्यू हो गया है, मतलब रेंट देने का टाइम हो गया है, टाइम चला जा रहा है, लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ है जैन का, तो फिर क्या यहाँ पर कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुआ है? एंट्री किस चीज का होता है? एंट्री ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का होता है। अगर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं है तो कभी जर्नल एंट्री होना पॉसिबल नहीं है। तो रेंट ड्यू हो गया है, लेकिन पेमेंट अगर कोई किया नहीं है तो कैसे एंट्री होगा? अगर प्रीपेड होता तो हो जाता। जैसे मान लो कि रेंट को प्रीपेड कर दिया, अभी जैन चल रहा है, फेब मार्च अप्रैल 3 मंथ का रेंट हम लोगों ने प्रीपेड कर दिया, तब एंट्री होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन हुआ, पैसा पेमेंट हुआ। लेकिन ये कंसेप्ट अलग है, बोल रहे कि पैसा देने का टाइम आ गया बट पैसा नहीं दिया गया, तो मतलब मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, तो क्या इसका एंट्री होना चाहिए? सोच के बताओ, क्या इसका एंट्री होना चाहिए? रेंट ड्यू हो गया बट नॉट येट पेड, क्योंकि कैश बुक में तो कैश ट्रांजैक्शन ही आता है, और उससे भी बड़ा बात है यहाँ तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। कैश हो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का भी एंट्री होता है, कुछ तो लेन देन होना चाहिए। जैसे मान लो क्रेडिट में सेल करते हैं, पैसा नहीं मिला, ठीक है, प्रोडक्ट तो गया और डेटा जनरेट हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कुछ ना आया ना गया, ठीक है, ना तो गिव है ना तो टेक है, ठीक है। तो रेंट ड्यू हो चुका है बट नॉट येट पेड, ये ड्यू एंट्री तो हम लोग कर सकते हैं। रेंट का ड्यू एंट्री अगर हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रेंट का ड्यू एंट्री, अगर रेंट पे होता है तो रेंट टू कैश हो जाता है, ठीक है। अगर पे नहीं किए हैं तो आउटस्टैंडिंग रेंट लिखना पड़ता है, ठीक है। क्यों आउटस्टैंडिंग? क्योंकि टाइम चला गया, ड्यू हो चुका है। आउटस्टैंडिंग रेंट टू लैंडलॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, टू लैंडलॉर्ड जिनको पे करना है। लेकिन यहाँ पर कैश अकाउंट कहाँ आया कि कैश में हम लोग एंट्री कर देंगे, क्योंकि कोई कैश ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। ये 30 रुपीज का एंट्री जरूर हो सकता है बट ड्यू एंट्री, कैश का कोई एंट्री नहीं हो रहा है, हम लोग तो कैश बुक कर रहे हैं। तो ये अकाउंट दो बना हमारे पास, एक आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, एक लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो अभी हम लोग जो लेजर फॉलो कर रहे हैं, ना तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट वाला है ना तो लैंडलॉर्ड वाला है, इसीलिए ये एंट्री तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि ये कोई कैश ट्रांजेक्शन है नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है कि हम लोग कैश आउटफ्लो का कोई एंट्री दिखाए, क्योंकि रेंट में आउटफ्लो होने वाला है। भले ही ड्यू एंट्री हम लोग कर सकते हैं बट यहाँ के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हमें क्या करना है? अगर ये एंट्री नहीं आएगा, खत्म, इसके बाद नहीं है। नीचे जो है वो सोल्यूशन दिख रहा होगा, इसलिए हम और नहीं दिखा रहे। अब हम लोग को इसको टोटल करके चेक करना है। क्या चेक करेंगे? कि हम लोगों के पास कितना पैसा बचा हुआ है बिजनेस करके, ठीक है। तो हम लोग के पास पहले 1200 था, राम से 300 मिला, कैस्केल करके 300 मिला, तो यहाँ पर पैसा आ गया 1800। और यहाँ पर भी टोटल में 1800 लिखेंगे जैसे लेजर बैलेंस होता है। खर्चा क्या क्या किया हम लोगों ने? शाम को पेमेंट किया 700 रुपए, फर्नीचर खरीदे 200 रुपए का, सैलरी दिया 100, तो 200 और 100 300 और 700 1000 1030, ठीक है। 1030 माइनस हो जाएगा 1800 से, तो कितना बचेगा? 1000 माइनस होने से 800 से 30 माइनस हो गया तो 770, ठीक है। ये हम लोग 31 ऑफ जैन का दिखाएंगे, क्योंकि जैन का हम लोग बना रहे कैश बुक, तो और इसको क्या लिखेंगे? बाई साइड में बैलेंस आया तो लिखेंगे बाई बैलेंस, और ये कैरिड डाउन है, कैरी हुआ है। कैरी कहां से हुआ है? यहां से हुआ है। क्यों? ये वैल्यू हम लोग का ज्यादा था, ये वैल्यू हम लोग का कम आया था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का वैल्यू कितना आया था? यहाँ पर हम लोग का वैल्यू आया था लगभग यहाँ पर 1030 आया था, ठीक है।
इसका मतलब हमारे पास 1800 था, हम लोगों ने खर्चा किया था 1030, तो हम लोग के पास रिमेनिंग रह गया 770। तो ये यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से बचा हुआ वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है, इस अमाउंट का बचा हुआ वैल्यू। अगर अकाउंट छोड़ भी दो, अकाउंट का मत सोचो, अगर नॉर्मल भी सोचते हो कि अगर तुम लोग के पास 1800 था और तुम लोगों ने वहां से 1030 खर्चा किया, जो पैसा बचा वो ये 1800 से ही ना बचा, तो इसका मतलब ये जो बैलेंस है भले ही लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में, बट है क्या बैलेंस? डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये हर लेजर पे ये बात एप्लीकेबल होता है। ये बैलेंस यहाँ से ट्रांसफर हुआ, तो ये बैलेंस क्या है? ये लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे, बट है ये हम लोग का डेबिट का बैलेंस। ठीक है, डेबिट वैल्यू का बैलेंस, 1800 का बचा हुआ वैल्यू 770। ठीक है, 1800 से बचा हुआ वैल्यू 770, ये होता है सिंपल कैश बुक। ठीक है, इसमें कुछ उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि नॉर्मल लेजर के तरह ही होता है। अब देखो बैलेंसिंग ऑफ द कैश बुक में क्या बोला है, द कैश बुक बैलेंस इज लाइक अदर अकाउंट्स। कैश बुक को कैसे बैलेंस करना है? जैसे हम लोग नॉर्मल कोई लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं, वैसे ही मैंने करके दिखाया तुम लोग को। फिर क्या बोला? द टोटल ऑफ रिसिप्ट कॉलम इज ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल ऑफ पेमेंट कॉलम। बोल रहा है जो रिसिप्ट कॉलम है, रिसिप्ट कॉलम कौन सा था? ये वाला था। ठीक है, अगर तुम लोग चाहो तो इसके ऊपर रिसिप्ट बोल के लिख सकते हो और इसके ऊपर पेमेंट बोल के लिख सकते हो, पर्टिकुलर की जगह। ठीक है, बाहर नहीं। हम बता देते हैं कहां पर लिखना चाहिए। अगर चाहो कि हम लोग पर्टिकुलर नहीं लिखेंगे तो तुम लोग पर्टिकुलर के जगह पे रिसिप्ट लिख सकते हो, पेमेंट के जगह पर्टिकुलर के जगह पे इधर पेमेंट लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हम लोग का जो रिसिप्ट कॉलम है, क्या कंसेप्ट बोल रहा है सुनो। बोल रहा है कि जो रिसिप्ट कॉलम है वो कभी पेमेंट कॉलम से जो है कम नहीं होना चाहिए, या फिर पेमेंट कॉलम जो है वो रिसिप्ट कॉलम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा है? बिल्कुल लॉजिकल बात है, क्यों बोल रहा है सुनो। क्या बोला एक बार पढ़ के बता देते हैं। द डिफरेंस इन रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड कहां चला? टोटल ऑफ रिसिप्ट कॉलम इज ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल ऑफ पेमेंट कॉलम। बोल रहा है कि जो रिसिप्ट है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा पेमेंट से। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों नहीं होगा ये तो सोचो। रिसिप्ट और पेमेंट मतलब हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मेरे पास कैश कितना है, कैश, कोई उधार उधार नहीं, मेरे पास कैश कितना है और उस कैश से मैंने पेमेंट कितना किया। ठीक है, तो अगर मेरे पास 100 रुपए है तो हम उससे इजीली खर्चा कर सकते हैं कितना? अप टू 100 तक, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। अगर मुझे मार्केट में जो भी पे करना है वो 100 रुपए से ही करना है, तो हम 100 रुपए से 100 रुपए खर्चा कर सकते हैं। क्या हम 100 रुपए है मेरे पास और कैश में हम टोटल 120 खर्चा कर दिए? ये कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। मेरे पास अगर 100 रुपए कैश है और मुझे खर्चा कैश में ही दिखाना है तो हम 120 कैसे दे देंगे? कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोला है कि रिसिप्ट साइड हमेशा हमेशा रिसिप्ट साइड जो है वो पेमेंट साइड से ज्यादा ही होगा। ये तो इलॉजिकल बात हो गया ना। हाँ, अगर मेरे पास 120 है उससे हम 100 पे कर दिए, ये चलेगा, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कभी ऐसा थोड़ी होता है कि मेरे पास 100 रुपए है, मैंने 120 पेमेंट कर दिए। कोई मतलब जादू थोड़ी ना है कि मेरे पास 20 रुपए अचानक से कहीं आ गया और मैंने पेमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए रिसिप्ट साइड हमेशा पेमेंट साइड से ग्रेटर हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं ये बात बताया है कि नहीं। यहाँ पर बोल रहा है द डिफरेंस इन इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड एज बाई बैलेंस सीडी। इसीलिए कैश बुक में जो भी हमारा डिफरेंस आएगा वो हमेशा बाई बैलेंस सीडी बोल के ही आएगा। ठीक है, बैलेंस अगर आता है तो वो बाई बैलेंस सीडी बोल के ही आएगा क्योंकि इसका बैलेंस इधर ही ट्रांसफर होगा, यही चीज बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है? The total are then entered in the two columns opposite one another, and then on the debit side the balance is written to two balance BT to show the cash balance in hand and the beginning of the next period. ये कुछ खास नहीं, ये बोल रहा है कि टोटल हम लोगों ने यहाँ पर एंटर कर दिया दोनों साइड, फिर ये बैलेंस कर लिए, फिर बैलेंस करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर जैसे ये 1 जन था तो 1 ऑफ पे 2020 में हम लोग इसको ब्रॉड डाउन करके दिखा सकते हैं टू बैलेंस बीडी। ठीक है, टू बैलेंस बीडी के हमारे पास अभी 770 रुपीज है। अब रिसिप्ट ग्रेटर देन पेमेंट भी हो सकता है और रिसिप्ट इक्वल टू पेमेंट भी हो सकता है कभी कभी। ये देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि रिसिप्ट हमेशा ग्रेटर देन ही होगा, रिसिप्ट इक्वल पेमेंट भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 100 रुपए खर्चा कर डाले। ठीक है, मेरे पास 100 रुपए था, मैंने 100 रुपया ही खर्चा कर दिया, देन उस केस में नो बैलेंस। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा? कोई बैलेंस नहीं आएगा, तो यहां पर हो जाएगा बैलेंस आएगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा नो बैलेंस। मेरे पास 100 रुपए था और हाँ बोलो। मैम अगर मेरा लाइबिलिटी बढ़ जाएगा तो वो बढ़ नहीं जाएगा? कौन सा? बोलो क्या बढ़ जाएगा?
खर्चा, पेमेंट साइड, हाँ पेमेंट साइड बढ़ेगा ना, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो पेमेंट साइड बढ़ सकता है। लेकिन तुम्हारे पास ये तुम क्या बना रहे हो, ये तुम देख रहे हो कि तुम कैश में क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उधार वाला नहीं। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, बोलो लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जो पेएबल है, जो तुम्हें फ्यूचर में, तुमने रेंट दे दिया किसी को, टाइम पे तुम रेंट दिए जा रहे हो, वो तुम्हारा लाइबिलिटी नहीं है, वो तुम्हारा खर्चा है, ठीक है। जैसे मान लो बस में चढ़ के बस वाले को पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट किया तो क्या वो लाइबिलिटी हुआ, नहीं वो खर्चा हुआ। लेकिन मान लो एक ही बस में डेली जाते हैं, उसको बोलते हैं ठीक है हम 7 दिन में एक बार पेमेंट कर देंगे, तो 7 दिन बस में लगातार चढ़ गए और 7 दिन बाद पेमेंट कर रहे हो, तब वो लाइबिलिटी कहलाता है, ठीक है। तो लाइबिलिटी बढ़ सकता है, लेकिन लाइबिलिटी का रिकॉर्डिंग तो यहाँ नहीं होगा ना, तब तो ये वाला रिकॉर्डिंग हो जाता। देखो ये जो रिकॉर्डिंग था ये क्या है, ये लाइबिलिटी है ना। और ये सब क्या है, ये सब ये एसेट है, क्योंकि मेरे पास था ये पैसा। ये क्या हुआ, ये इनकम है, रिसीप्ट फ्रॉम राम, पेड रेंट ये एक्सपेंस है, सोल्ड गुड्स ये क्या है, इनकम है, पेड टू श्याम ये एक्सपेंस है, परचेस्ड फर्नीचर ये भी, ये फिक्स्ड एसेट खरीदा एक्सपेंस है, पेड सैलरी एक्सपेंस है। बट पैसा देना चाहिए था रेंट का, इसका भी तो एंट्री आ रहा था फिर कैश बुक में, लेकिन लाइबिलिटी बन चुका है, क्यों, पेमेंट किया ही नहीं। तो लाइबिलिटी का एंट्री जो हो रहा है वो तो कैश बुक में आएगा ही नहीं, क्योंकि कैश बुक में तो सिर्फ कैश इनफ्लो आउटफ्लो होने से ही आएगा। और अगर हम लोग अपना पेमेंट कर देते हैं तो लाइबिलिटी तो खत्म, अगर हम लोग अपना पेमेंट कर देते हैं तो लाइबिलिटी खत्म। तो जब पेमेंट करेंगे तब यहाँ जरूर आएगा, लेकिन पेमेंट करने के लिए तुम्हारे पास उतना पैसा भी तो होना चाहिए। तुम्हारे पास जितना पैसा है उससे ही तुम अपना पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो पेमेंट रेगुलर बेसिस का हो या लाइबिलिटी खत्म करने के लिए हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है तो तुम अपना लाइबिलिटी तो पे कर नहीं सकते हो। बात समझ में आ रहा है या फिर नहीं आया, बोलो। अब एक बार आ और देखो, गया बता मैम। दीजिए। ये देखो ये जो लाइबिलिटी है इसका एंट्री क्या होगा, ये लाइबिलिटी क्यों है, अगर ये पेमेंट होता तो ये लाइबिलिटी नहीं होता ना। ये लाइबिलिटी क्यों है, ये लाइबिलिटी इसीलिए है क्योंकि ये ड्यू हो चुका है बट नॉट पेड, ड्यू हो चुका है बट नॉट पेड, तो ये होता है लाइबिलिटी, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला तुम लोग रोज बस में चढ़ते हो, बस का पेमेंट कर देते हो, तो वो कभी लाइबिलिटी नहीं हुआ, वो एक्सपेंस हुआ, ठीक है। लेकिन बोल रहे हो 1 वीक के बाद पेमेंट करोगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 दिन में वो लाइबिलिटी बन चुका। अब लाइबिलिटी जब पे करोगे तब कैश बुक में आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली कैश बुक में आएगा। जब लाइबिलिटी इनकर्ड होते जा रहा है तब आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे बस वाला भाड़ा टू मान लो जो बस वाले को देना है, या इसको हम लोग क्रेडिटर बोल सकते हैं जिनको पे करना है, तो ये एंट्री तो आएगा नहीं मेरा कैश बुक में। जब पेमेंट कर दोगे, जब पेमेंट कर दोगे क्रेडिटर टू क्या हो जाएगा, टू कैश हो जाएगा। जब पेमेंट कर देंगे तो क्रेडिटर टू कैश हो जाएगा। अब जब हम लोग पेमेंट करेंगे तब जरूर यहाँ पर आएगा, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन पेमेंट करने का कब सोचोगे, अगर पैसा है तभी ना सोचोगे। तो यहाँ पर बिजनेस करके पैसा आएगा तभी ना लाइबिलिटी को पे करोगे। एक चीज सोचो, अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा है पेमेंट साइड बढ़ेगा, लाइबिलिटी ऐसे ही नहीं बढ़ सकता है, लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट हो रहा है, तो तुम्हारा एसेट साइड भी बढ़ेगा जरूर, तभी तुम लाइबिलिटी को रिलीज कर पाओगे। अगर तुम्हारा ये साइड नहीं बढ़ेगा तो ये साइड कैसे बढ़ेगा, अगर पैसा नहीं है तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे ना। बैलेंस शीट हमें क्या बोलता है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी, जितना लाइबिलिटी होता है उतना ही एसेट होता है। तो अगर हम लाइबिलिटी पे करने का सोच रहे हैं, चाहे कैसा भी वो लाइबिलिटी हो, चाहे रेंट हो, चाहे सैलरी हो, चाहे सप्लायर का पेमेंट हो, चाहे कुछ और हो, मेरे पास पैसा रहेगा तभी तो हम सोचेंगे। तो अगर लाइबिलिटी बढ़ेगा तो पेमेंट साइड बढ़ेगा, ऑब्वियसली लाइबिलिटी बढ़ने से पेमेंट साइड नहीं बढ़ेगा, लाइबिलिटी रिलीज करने से पेमेंट साइड बढ़ता है। तो रिलीज करने का तभी सोचेंगे ना, अगर मेरे पास पैसा होगा तभी तो हम अपना ड्यूज क्लियर करने का सोच पाएंगे, अगर नहीं होगा तो ड्यूज ही रहेगा। तो अगर मेरे पास पैसा आ रहा है अर्न करके तभी ना मेरा लाइबिलिटी पेमेंट करने का हम सोचेंगे, तो मेरा इधर प्लस होगा तभी तो जाके इधर इसी से ही तो पेमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे तो पेमेंट कर नहीं सकते। बोलो समझ में आ रहा है पॉइंट, या फिर क्या क्वेरीज आ रहा है दिमाग में, बोलो। मतलब कैसे सोच रहे हो, क्या समझ में नहीं आ रहा है, बोलो बता देते हैं। बोलो तुम्हारे पास, तुम लोग के पास अगर 100 रुपया है तो तुम लोग कैश आउटफ्लो कितना कर सकते हो, कैश बुक तो हमें कैश आउटफ्लो बताता है ना,
मेरा बिजनेस में कितना लाइबिलिटी रह गया या कितना कम रहा वो नहीं है बात, ठीक है। बात वो नहीं है कि मेरे बिजनेस में कितना लाइबिलिटी रह गया, बात ये है कि मेरे पास जो कैश आउटफ्लो है वो मैंने कितना किया। तो अब तुम लोग जैसे सोच रहे हो कि लाइबिलिटी बढ़ने से क्या मेरा ये पेमेंट साइड नहीं बढ़ेगा। लाइबिलिटी बढ़ने से कभी पेमेंट साइड नहीं बढ़ता है, लाइबिलिटी को पे करने से पेमेंट साइड बढ़ता है। तो पेमेंट साइड बढ़ सकता है, लेकिन सोचो अगर तुम्हारा लाइबिलिटी मार्केट में 10,000 रुपए का है, तुम्हारे पास है 8,000 रुपए, तो तुम कितना लाइबिलिटी खत्म कर सकोगे मार्केट का मैक्सिमम। अगर तुम लोग के पास 8,000 रुपए है, मार्केट में तुम लोग का 10,000 उधार है, तो तुम लोग कितना लाइबिलिटी को रिलीज कर पाओगे? क्या 10,000 कर दोगे? कैसे करोगे अगर तुम्हारे नहीं पास मैम, है ही 8,000? हाँ बोलो। बस 8,000 ही, मतलब 8,000 ही तो लास्ट हो पाएगा ना, उसके ऊपर तो 8,000 ही कैसे होगा मेरे तो पास। तुम लोग, हाँ तो फिर 8,000 को कितना दिखाओगे? 8,000 को किधर दिखाओगे? इधर दिखाओगे। और इधर कितना पेमेंट करके दिखाओगे? 8,000 ही दिखाओगे। बाकी 2,000 तो लाइबिलिटी ही रह गया, बाकी कैसे पे होगा? क्योंकि यहाँ तो हमें सिर्फ कैश आ रहा है तो दिखाओ, कैश जा रहा है तो दिखाओ। कितना तुम्हारे बिजनेस का लाइबिलिटी रह गया वो ये अकाउंट हमें नहीं बताएगा। ये अकाउंट ये बताएगा कि तुम्हारे पास कैश कितना था, तुमने कैश कितना पे किया, और उसके बाद क्या कुछ बचा या कुछ नहीं बचा ये। और अगर लाइबिलिटी है वो तो लाइबिलिटी अकाउंट में दिखेगा। ये तो एसेट अकाउंट है, कैश कैश तो एक एसेट अकाउंट है ना, तो ये यहाँ पर दिख रहा है। तो बताओ तुम लोग का जो क्वेश्चन अराइज हो रहा था क्या वो समझ में आया? हाँ मैम, हो गया। साहिल समझ में आया? कहाँ चला गया साहिल? हाँ मैम। अच्छा ठीक है, देखो अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो जबरदस्ती हाँ बोलने का जरूरत नहीं। कुछ भी दिमाग में और आ रहा है तो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब ये तो कैश बुक हमें क्या बताता है ना, ऐसा थोड़ी होगा तुम लोग का 10,000 लाइबिलिटी है मार्केट में और तुम्हारे पास 8,000 है तो तुम लोग 10,000 पे कर दोगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। जितना पैसा है उतना ही पे कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पे कर पाएंगे, ठीक है। अब ये डबल कॉलम कैश बुक है जिसपे एक लंबा चौड़ा डिटेल्स दे रखा है, हमें जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से करते हैं, ठीक है। और एक एक पॉइंट हम समझा देंगे। इलास्ट्रेशन 2 देखो क्या बोल रहा है। Ganesh commenced business on 1st April 2020 with 2000 as capital. Business में 2000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। He had the following cash transaction। देखो यहाँ में क्या दे रखा है, कैश ट्रांजैक्शन ही दे रखा है। उन्होंने क्या क्या कैश ट्रांजैक्शन किया है? परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये सब डिटेल्स मतलब अमाउंट दे रखा है। पेड कैश टू राम मोहन, ही अलाउड डिस्काउंट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी, अलाउड डिस्काउंट, पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस का मतलब होता है बिजनेस का छोटा मोटा खर्चा। जैसे देखो कुछ पेन खरीद लिए, कुछ स्टेशनरी जैसे पिन वगैरह होता है, स्टेपलर वगैरह, मतलब जो बिजनेस का बहुत ही छोटा मोटा खर्चा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पेटी एक्सपेंसेस, जो इतना ज्यादा काउंटेबल नहीं होता है। जैसे सैलरी, कोई अकाउंटेंट को रखे हैं, रेंट का शॉप है, तो ये सब जो है बड़ा बड़ा खर्चा होता है। लेकिन बिजनेस का बहुत सारा छोटा मोटा खर्चा भी होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं पेटी एक्सपेंसेस, यानी कि छुटपुट खर्चा। गुड इवनिंग और गुड इवनिंग। अच्छा अब देखो कैश परचेज। कैश परचेज तो पता ही है, हम लोग अगर कैश में कुछ परचेज करें, हम जो बता रहे थे पेटी एक्सपेंसेस, तुम लोग सोच सकते हो कि पेटी एक्सपेंसेस क्या है। पेटी एक्सपेंसेस मतलब वो सारे खर्चे, हम लोग बोलते हैं अरे ये छोटा मोटा खर्चा ऐसे मत लिखो, एक साथ बताओ कितना हुआ है, ठीक है। तो उस तरह का खर्चा कैश परचेज, पेड फॉर लेबर, पेड अली एंड सन, दे अलाउड डिस्काउंट 8, ठीक है। अब हमें बोला है मेक आउट द 2 कॉलम कैश बुक, हम लोग को बोल रहा है कि 2 कॉलम कैश बुक बनाओ। अब 2 कॉलम कैश बुक में हमें क्या क्या लिखना है देख लेते हैं। यहाँ पर बता दिया है 2 कॉलम कैश बुक हमें किस चीज का बनाना है। एक कैश कॉलम बनेगा, ये देखो ब्रैकेट में बता रहा है ना, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। तो 2 कॉलम क्या क्या होगा, एक कैश कॉलम एक डिस्काउंट कॉलम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ये भी तुम लोग कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर भी तुम लोग को जर्नल ही बताना है मुझे, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा देखो जर्नल किया हुआ है तुम लोग का, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको ना ये पेज में करते हैं क्योंकि इतने से जगह में होगा नहीं, फिर आधा इधर आधा उधर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम तरीके से लिखो कैश बुक। अच्छा यहाँ पर अगेन डेट,
यहाँ पर जैसे मैंने बोला तुम लोग चाहो तो रिसिप्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, रिसिप्ट, लेजर फोलियो, क्या हो जाता है, लेजर फोलियो, डिस्काउंट कॉलम, और एक हो जाएगा हम लोग का अमाउंट, ठीक है। तो अब अमाउंट को पीछे लिखा है वो देखने में अच्छा लगता है, अगर अमाउंट आगे और पीछे डिस्काउंट लिखते हो तो वो कोई गलत नहीं है, लेकिन एक प्रेजेंटेशन होता है ना, अमाउंट कॉलम इधर लिखने से प्रेजेंटेशन सही रहता है। अच्छा, अब इसके बाद लेकिन डेट वेट ऐसे ही लिखना है, ऐसा नहीं कि डेट को आगे पीछे कर दिया, ये पॉसिबल नहीं होता है। डेट हमेशा ये साइड में ही होता है, ये लेजर का फॉर्मेट का पैटर्न है, ये हमें फॉलो करना पड़ता है। फिर पर्टिकुलर्स की जगह पेमेंट लिख दिया, यहाँ पर लेजर फोलियो, अगेन यहाँ पर डिस्काउंट, और यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। और ये है डेबिट साइड, जैसे लेजर का होता है सेम वैसे ये हो गया क्रेडिट साइड। सबसे पहले यहाँ पर जो एंट्री होगा वो हम लोग का बिजनेस में पैसा इंट्रोडक्शन का हो जाएगा। 2000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है 1 अप्रैल 2020, तो ये सब एंट्री 2020 का होगा अप्रैल 1, ठीक है। पहला एंट्री अप्रैल 1 को होगा। तो पहला एंट्री क्या बोला है देखो कि कैश इंट्रोडक्शन किया गया है एज ए कैपिटल, तो क्या एंट्री होगा तुम लोग को पता है, बोलो। 2000 एज कैपिटल, बोलो। कुछ दिन पहले तो तुम लोगों ने जर्नल एंट्री वगैरह कंप्लीट किया ना। बिजनेस में पैसा लगाया है कैपिटल, बोलो बोलो जल्दी बोलो क्या होगा। कैश टू कैपिटल। कैश टू कैपिटल, तो कैश में कैश लिखना नहीं है, ये कैश बुक है क्योंकि सब्सिडियरी बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, बाकी इसका ट्रीटमेंट पूरा का पूरा कैश अकाउंट की तरह ही होगा। टू कैपिटल। अब देखो ये रिसिप्ट साइड में भी आ रहा है ना, तो इससे भी समझ में आता है। रिसिप्ट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया कि नहीं देखो। अब जो बिजनेसमैन है उनके पास से पैसा चला गया गणेश के पास से, वो हमें नहीं देखना। क्यों? क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन वो अलग होते हैं, मतलब जो प्रोप्राइटर है और जो बिजनेस है दोनों को अलग एंटिटी माना जाता है, ठीक है। तो बिजनेस में पैसा आया, हम लोग बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 कैश टू कैपिटल। अच्छा, नेक्स्ट बोला है परचेज किया है फर्नीचर और पेड कैश, तो इसका एंट्री क्या होगा, 1 अप्रैल को ही ये वाला ट्रांजैक्शन हुआ है, अप्रैल 1। बोलो क्या होगा, बोलो। तुम लोग का ही जर्नल एंट्री प्रैक्टिस हो जाएगा, इसके बाद बहुत सारा जर्नल चैप्टर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, फिर ये सब नहीं समझ में आएगा। अगर बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं तो हम लिखेंगे परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश। बोलो क्या होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गलत हो गया, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट होता है ना, अच्छा एंट्री हाँ सही। मैम, मतलब हाँ फर्नीचर अकाउंट होगा। हाँ, इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाय परचेज लिख दोगे जो मतलब प्रिंसिपल एरर होगा, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, गोल्डन रूल्स हमें ये बोलता है कि हमें डिफरेंशिएशन करना चाहिए कौन सा करेंट एसेट है और कौन सा हमारा फिक्स्ड एसेट है। तो अगर हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं तो नॉर्मली जब तक ये ना बोले कि ये गणेश फर्नीचर डीलर है, तब तक ये हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट ही माना जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस में फर्नीचर वगैरह नॉर्मली फिक्स्ड एसेट ही माना जाता है, बाय फर्नीचर। अगर गलती से यहाँ परचेज लिख दोगे, टोटल वोटल सब सही आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एरर हो जाएगा। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 250 जो बोला हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो सॉरी परचेज गुड्स 500, ये क्या एंट्री होगा, परचेज गुड्स 500 2 तारीख का, 2 अप्रैल परचेज गुड्स। बोलो कौन बोलेगा, बोलो ना, कोई भी एक जन बोलो, परचेज गुड्स। मैम ये वाला सेम होगा, बस इसमें परचेज हाँ होगा। हाँ, ये वाला वही होगा जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, परचेज टू कैश। तो बाई क्या लिखेंगे, परचेज कैश में कैश नहीं लिखना है। एंट्री कैसे पोस्ट होता है, एंट्री हुआ परचेज टू कैश, ठीक है। ये कैश अकाउंट की तरह ही है कैश बुक, तो कैश में कैश कभी नहीं लिखेंगे बच्चा, क्या परचेज। अब ये टू होता है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब बाई होता है, वो लिखने का जरूरत नहीं होता है, वो अकाउंट्स का पैटर्न है। तो बाई परचेज, तो बाई साइड कौन सा होता है, क्रेडिट साइड, तो बाई परचेज बोल के हम लोग पोस्ट कर देंगे 500 रुपीज। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये क्या एंट्री होगा, 4 तारीख का, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बोलो क्या होगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल्स, तो कैश कैश, अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ कैश अकाउंट डेबिट या कैश टू सेल्स, तो टू सेल्स हो जाएगा यहाँ पर 4 तारीख, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं टू सेल्स में 950,
कैश में कैश तो लिखना नहीं है, कैश टू सेल्स, कैश गया, बचा क्या, टू सेल्स टू साइड पोस्ट कर दो, हो गया। अच्छा, पेड कैश टू राम मोहन, ठीक है, ही अलाउड डिस्काउंट 10, ये दो चीज लेकिन हमारा कंबाइन है, क्या बोल रहा है, पेड कैश टू राम मोहन 560 और ही अलाउड डिस्काउंट। अब पे कर रहे हैं मतलब उनसे कुछ खरीदा होगा तभी उनको पे कर रहे हैं, जब उनको पे करने गए वो हमें 10 रुपीज का डिस्काउंट दे दिए, इसका एंट्री तुम लोग बताओ क्या होगा। ये एक्चुअली ना 5 तारीख को होना चाहिए, यहाँ पर गलत दिया है, जिस दिन पे करेंगे उसी दिन ना डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट का डेट थोड़ी ना अलग होता है, ये थोड़ा सा गलत दे रखा है, ये 5 होना चाहिए, ठीक है, ये 5 होना चाहिए। अब मुझे बताओ इसका एंट्री क्या होता है, अगर क्रेडिटर कौन है, राम मोहन, उनको हम लोगों ने पेमेंट कर दिया तो क्या एंट्री होगा। एक एक चीज सोचो ना, पेमेंट कर दिया तो क्या हुआ, पैसा गया, लाइबिलिटी खत्म, राम मोहन टू कैश, राम मोहन टू कैश, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट का भी बोलो, यहाँ पर कितना लिखेंगे, टू कैश में कितना लिखेंगे, पेमेंट कितना किए हैं उतना ही लिखना टू चाहिए। डिस्काउंट भी होगा, टू डिस्काउंट होगा या कुछ और होगा, सोचो ठीक से, डिस्काउंट, हाँ टू डिस्काउंट होगा, टू डिस्काउंट क्या बोलेंगे, रिसिप्ट, ठीक है, मतलब पूरा अगर बोले तो टू डिस्काउंट रिसिप्ट। अच्छा, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, कैश में कितना लिखेंगे, डिस्काउंट में कितना लिखेंगे, अमाउंट, अमाउंट पूछ रहे हैं, एंट्री ठीक हुआ है, अमाउंट पूछ रहे हैं। मैम कैश में 550 होगा, डिस्काउंट में 10 होगा। लेकिन ये तो बोला है पेमेंट ही 560 की है, 50 होगा कि 60 होगा, 10 लेस किया हुआ है कि लेस करना पड़ेगा, वो तो लाइन पढ़ के समझना पड़ेगा ना। ये बोला पेड इतना किए हैं और उन्होंने डिस्काउंट इतना दिया है ना, तो डिस्काउंट में तो 10 चला जाएगा और उनको पे किया 560, तो एक्चुअली उनको पे कितना करना था। अरे थोड़ा सा तो घुमा के बोला है, सोचो थोड़ा सा दिमाग चलाओ। 500, मतलब 570 उनको देना था, उन्होंने हाँ इसका मतलब डिस्काउंट ये, किया। हाँ इसका मतलब ये हुआ ना, पढ़ के समझना पड़ेगा, यहाँ पेड बोल ही दिया, इतना पेमेंट कर दिए और डिस्काउंट मिला है 10, यानी 570 पे करना था, तो ये एंट्री हुआ। अब इसका पोस्टिंग कैश बुक में कैसे होगा, तो देखो इसका पोस्टिंग कैश बुक में कैसे होगा, ये एंट्री यहाँ दिख रहा है तुम लोग को, अब देखो कैसे होगा इसका पोस्टिंग। अब इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट का मतलब ये तो कंबाइन एंट्री है, इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा, राम मोहन टू कैश, ठीक है, और क्या होगा, राम मोहन टू डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसिप्ट या डिस्काउंट, ये दो एंट्री को मिला के ये लिखा गया, ठीक है। क्यों, पेमेंट तो हम लोगों ने 560 किया था और डिस्काउंट हम लोग को 10 रुपीज मिला था, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 560 हो जाता है, दोनों को मर्ज कर दो, मर्ज करने पे राम मोहन 570 टू कैश टू डिस्काउंट रिसिप्ट आता है। अब कौन सा एंट्री पोस्ट होगा कौन सा नहीं होगा ये बताओ। पहला बात है कि हम लोग कैश में पोस्ट कर रहे हैं, तो कैश रिलेटेड अकाउंट होगा तभी ना पोस्ट होगा, तो इसका मतलब ये हम लोग का पोस्ट नहीं होगा डायरेक्टली, मतलब यहाँ पर हम लोग बाई राममोहन भी नहीं लिख सकते, टू डिस्काउंट भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अकाउंट ही नहीं है हमारा कैश से रिलेटेड, यहाँ है, ठीक है, इसे पोस्ट कर सकते हैं, तो टू कैश तो लिख नहीं सकते, कैश में पोस्ट क्या हो जाएगा, बाई राममोहन। अब देखो कैसे लिखना पड़ेगा, ये हम रख रहे हैं, ये हम रख रहे हैं ताकि तुम लोग समझ जाओ, तो ये लिख दिया मैंने, बाई राम मोहन अकाउंट, ठीक है, पेमेंट कितना किया 560, तो तुम लोग को भी कितना लिखना पड़ेगा 560। अब क्या तुम लोग भी ऐसे बार बार स्प्लिट करके देखोगे, नहीं, बार बार स्प्लिट करके थोड़ी ना देखना है, हम लोग को क्या देखना है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे टू कैश कितना दिख रहा है, क्योंकि ये कंबाइंड एंट्री ना कभी भी कहीं पर पोस्ट नहीं होता है, चाहे वो कैश बुक हो चाहे वो कैश का अकाउंट हो, किसी तरह का लेजर हो, कंबाइंड वैल्यू पोस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल अकाउंट में जाएगा। अगर तुम लोग राम मोहन अकाउंट भी बनाओगे, मान लो अगर तुम लोग राम मोहन अकाउंट बनाते, हम दिखा देते प्रूफ करके कि पोस्ट नहीं होता है, तो तुम लोग क्या लिखते, टू कैश कितना 560, टू डिस्काउंट कितना लिखते 10, ठीक है। अगर तुम लोग डिस्काउंट का अकाउंट बनाते, ठीक है, तो वहां पर लिखते बाई राम मोहन 10 रुपीज, ठीक है। अच्छा, और कैश का तो हम दिखा ही रहे, अगर तुम लोग कैश का अकाउंट बनाते तो भी तुम लोग क्या लिखते, बाई राम मोहन 560, तो चेक करके देख सकते हो, मैंने तीनों अकाउंट बना के दिखाया, मतलब विदाउट एनी सब्सिडियरी बुक्स, अगर हम लोग सिंपल लेजर बनाते हैं तो भी 570 कहीं पर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, 570 तो दो जगह पे आए हुए अमाउंट का कॉम्बिनेशन है,
वो कैसे आएगा, क्योंकि वो तो कैश में 560 है और उसी का एक पार्ट 10 रुपीज डिस्काउंट रिसिप्ट बोल के है। इसी वजह से तुम लोग कहीं पर भी पोस्ट करना, कभी भी ये कंबाइंड वैल्यू कहीं नहीं आता, ये सिंगल वैल्यू ही जो है वो पोस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि कंबाइंड में लिखा जाता है, बार बार थोड़ी ना लिखेंगे राम मोहन डेबिट 560 तो राम मोहन डेबिट 10 टू कैश 560 टू डिस्काउंट रिसिप्ट 10, तो ये तो मतलब अजीब सा देखने लगेगा ना, इसीलिए प्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। बाकी कंबाइन अमाउंट कभी भी कहीं पर पोस्ट नहीं होता है, तो ये हम हटा देते हैं। ये हमारा पोस्ट हो गया राममोहन 560। बट यहाँ पर हम लोगों का एक डिस्काउंट कॉलम था, ठीक है। डिस्काउंट कॉलम में हमें बोला गया था कि अगर डिस्काउंट है तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कैश बुक हमें ये परमिशन दे रहा है। कैश बुक बोल रहा है कि कैश बुक 2 कॉलम भी हो सकता है जिसमें कैश और डिस्काउंट कॉलम फॉलो करो। तो डिस्काउंट में डिस्काउंट का वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे, ठीक है। डिस्काउंट में डिस्काउंट का वैल्यू पुट कर दिया। और एंट्री हम लोग का क्या बना था, अगर देखो तो एंट्री हम लोग का ऐसे बना था, राम मोहन टू डिस्काउंट बोल के 10 रुपीज, मैंने जब स्प्लिट करके दिखाया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर पोस्ट तो उस तरह से नहीं होगा, लेकिन अगर डिस्काउंट कॉलम में पोस्ट भी करते तो कैसे लिखते, बाई राम मोहन लिखते, है ना, 10 रुपीज। तो अगर देखो ना तो वो बाई राम मोहन बोल के ही यहाँ पर आ गया, वो भी डिस्काउंट कॉलम में, ठीक है, वो भी डिस्काउंट कॉलम में। तो ये भी बेसिकली लेजर पोस्ट ही हो गया, क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट का कॉलम भी अवेलेबल था जो हम लोग ऐसे डिस्काउंट लेजर यूज कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 10 रुपीज हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया हम लोग का डिस्काउंट रिसिप्ट साइड में 10 रुपीज का एंट्री। इस तरह से डिस्काउंट के साथ एंट्री करना पड़ेगा। ये हम लोग का हो गया 5th ऑफ अप्रैल का ट्रांजैक्शन। अच्छा, उसके बाद रिसिप्ट कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी 600 अलाउड डिस्काउंट 20, तो इसका एंट्री क्या होगा, रिसिप्ट कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी 600 अलाउड डिस्काउंट 20। बोलो क्या एंट्री होगा, बोलना चाहोगे। कृष्णा एंड कंपनी से पैसा लिया गया है और डिस्काउंट दिया गया है, तो क्या एंट्री होगा, अरे बोलो। मैम कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा कंपनी अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा एंड कंपनी अकाउंट, कितने से होगा ये एंट्री, ठीक हुआ, बोलो कितने से होगा वैल्यू। मैम 600 से होगा, 600 से, लेकिन उसके नीचे हाँ डिस्काउंट भी तो दिया है हाँ, तो तो डिस्काउंट का एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट देने से तो लॉस है, बोलो डिस्काउंट का एंट्री क्या होगा, और लॉसेस आर डेबिटेड। मतलब हम डिस्काउंट डिस्काउंट अकाउंट की डेबिट हो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा एंड कंपनी अकाउंट। टू कृष्णा एंड कंपनी। तुम लोग इसको कंबाइनली लिखते हो, तुम लोग ऐसे लिखते हो, ठीक है। तुम लोग जब जर्नल सीखते हो तो ऐसे ही नॉर्मली सिखाया जाता है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ये तुम लोग लिखते हो, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कृष्णा एंड कंपनी। इसका भी लॉजिक वही है, ठीक है, हम लोग अलग अलग नहीं लिख के एक साथ लिख रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट 600 डिस्काउंट अलाउड डेबिट 20, मतलब एक्चुअली उनसे 620 लेना था, बट हम लोगों ने 600 ही लिया तो 20 का डिस्काउंट दे दिया। बट बेटर है कि हम लोग स्प्लिट वाला भी हमें समझ में आए, क्योंकि ये स्प्लिट से ही ये बना है, कंबाइन से ये नहीं बना है, स्प्लिट से ही ये बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका पोस्ट करते हैं, कैसे पोस्टिंग हो जाएगा, हम लोग के पास क्या अकाउंट है, हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा एंड कंपनी, तो टू कृष्णा एंड कंपनी लिखेंगे, अमाउंट है 600, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डेट भी देख लेते हैं, ये है 6th ऑफ अप्रैल। और डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कृष्णा एंड कंपनी, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कृष्णा एंड कंपनी यहाँ पर हो जाएगा 20 रुपीज, या फिर सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पर 20 रुपीज पुट कर दो, अगर ऐसे भी समझते हैं तो भी चलेगा, ठीक है, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, बोलो इसका क्या एंट्री होगा। पेटी एक्सपेंसेस का मतलब मैंने बोल दिया, जिसको बोलते हैं छूटपुट खर्चा, तो पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस क्या होगा एंट्री, मैम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई पेटी एक्सपेंसेस। अच्छा, यहाँ पर 15 रुपीज से एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कैश परचेस, क्या एंट्री होगा कैश परचेस का,
मैम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई परचेज। $150। अच्छा, फिर बोला है पेड फॉर लेबर, लेबर को पेमेंट किया है तो क्या एंट्री होगा? पेमेंट साइड में ही आएगा ऑब्वियसली। क्या बोल के लिखना पड़ेगा? पेमेंट टू लेबर को एंट्री में लैंग्वेज क्या यूज करोगे? लेबर भी लिख सकते हो या फिर वेजेस। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। $1000। और बोला है पेड अली एंड सन 400, दे अलाउड डिस्काउंट ₹8। ये तो वैसा ही हो जाएगा, ठीक है, ये राम मोहन जैसा। तो पेड अली एंड सन दे अलाउड डिस्काउंट 8, क्या होगा एंट्री? अली एंड सन को पे कर दिए ना, तो क्या होगा? अली एंड सन डेबिट हो जाएगा, पैसा चला गया तो टू कैश हो जाएगा। कितना? 400। उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया तो हम लोग को डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, ₹8। किसने दिया? अली एंड सन, ठीक है, अली एंड सन 8 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इसका पोस्टिंग करना है, ठीक है, तो कैश बुक में कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? बाई, यहाँ पर बाई अली एंड सन अकाउंट। कितना लिखेंगे? 400, ठीक है। और इसमें डिस्काउंट था तो अली एंड सन टू डिस्काउंट, तो बाई अली एंड सन बोल के डिस्काउंट कॉलम में आ जाएगा, डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं ₹8। और इसका डेट था हम लोग का 13, ठीक है, इसका डेट था 13 और कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। अब हम लोग को टोटल कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास जितना पैसा रहा होगा हम लोग उतना ही पेमेंट करने का सोचे होंगे या उससे कम, ठीक है। तो टोटल करते हैं, यहाँ पर टोटल में कितना होता है? पहले अमाउंट कॉलम, फिर हम बताते हैं कि डिस्काउंट का क्या होता है। 2000 प्लस 950 प्लस 600, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 1550, मतलब 4550 आ रहा है। 4 ही आ रहा है, ये 3550 आ रहा है। 2950 प्लस 600 3550, ठीक है, ये आ रहा है 3550। अच्छा, फिर यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा। ये टोटल ये इतना ही होगा, ठीक है, ये कभी भी हम लोग का ज्यादा नहीं हो सकता है। 3550 हो गया। अच्छा, अब ये माइनस, ये टोटल खर्चा देखते हैं कितना कितना पेमेंट किया हम लोगों ने। 250 फर्नीचर के लिए, 500 का परचेज किया, 560 का राम मोहन को पेमेंट किया, 15 का पेटी एक्सपेंसेस पे किया, 150 का फिर से परचेज किया, 1000 का वेजेस दे दिया, 400 अली एंड सन को दे दिया, तो 2875 हम लोग का पेमेंट हो गया। तो हम लोग के पास 3550 था तो हम लोग 2875 ऑब्वियसली पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोगों के पास जो अमाउंट बच जाता है वो है 675, ठीक है। अब यहाँ पर डेट हो जाएगा अप्रैल, क्योंकि 30 का होता है, अप्रैल 30 डेज का होता है, तो अप्रैल के एंड में बन रहा है। सब्सिडियरी बुक्स पीरियोडिक वैसे होता है ना, तो यहाँ पर मंथली बन रहा है, तभी अप्रैल का पूरा डेटा दिया हुआ था। तो बाई बैलेंस CD, ठीक है, इसे कैरेट डाउन करके लिखेंगे। और यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम का क्या होता है? डिस्काउंट कॉलम सिंपल हम लोग ऐड करते हैं, कभी इसे बैलेंस नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये कैश बुक है तो इसको बैलेंस करने का यहाँ पर सिर्फ अमाउंट कॉलम का जरूरत होता है। तो यहाँ पर टोटल को जस्ट पोस्ट कर देंगे। इधर 18 है और यहाँ पर कितना हो रहा है? यहाँ पर हो जा रहा है सिर्फ 20, ठीक है, यहाँ पर हो गया सिर्फ 20 और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग 2 अप्रैल के बाद आता है मई, तो 1 मई 2022 बैलेंस BD, ठीक है। हम लोगों के पास 675 रुपीज ओपनिंग कैश का बैलेंस है, हम लोग के पास इतना पैसा है, ठीक है। ये पैसा हम लोगों ने अर्न किया था बिजनेस करके, इसमें से ऐसे कुछ खर्चे पेमेंट किए हम लोगों ने, उसके बाद हम लोग के पास 675 रुपीज बचता है, ठीक है। तो ये हो गया कैश और डिस्काउंट कॉलम से कैसे होगा। अब यहाँ पर इसी चीज को ना डिटेल्स में बोला गया है। इन along with columns for amount to record cash receipt, cash payment, another column is added on each side to record the cash discount allowed और discount receipt। बोल रहा है कि अमाउंट कॉलम के साथ साथ डिस्काउंट कॉलम भी हम लोग का ऐड हो सकता है कैश बुक
में एज ए डिस्काउंट अलाउड के लिए और डिस्काउंट रिसिप्ट के लिए, और कॉलम ऑन द डेबिट साइड शोइंग बैंक रिसिप्ट एंड अनदर कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड शोइंग पेमेंट थ्रू बैंक। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डबल कॉलम में क्या देखा, देखो हम लोगों ने एक कैश कॉलम देखा, एक डिस्काउंट कॉलम देखा। हो सकता है कैश कॉलम भी देखे और उसके साथ बैंक कॉलम रहा, वो भी चलेगा, ठीक है। अभी वैसा क्वेश्चन आया नहीं हम लोगों के पास, वही बोल रहा है कि हम लोग का कैश और बैंक कॉलम वाला भी डबल कॉलम कैश बुक बन सकता है। तो डबल कॉलम कैश बुक कैसे बन सकता है, कैश कॉलम है, डिस्काउंट कॉलम है, कैश कॉलम है, बैंक कॉलम है, या फिर हम लोग का बैंक कॉलम है और डिस्काउंट कॉलम है, वो भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो कैश डिस्काउंट इज एन अलाउंस व्हिच ऑफन accompanies each कैश पेमेंट, ठीक है। मतलब अगर अर्ली पेमेंट करते हैं तो कैश डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, इफ ए कस्टमर ओज 500 बट इट प्रॉमिस दैट 2% विल बी डिडक्टेड इफ पेमेंट इज मेड विद इन सर्टेन पीरियड, द कस्टमर कैन क्लियर हिज अमाउंट बाय पेइंग प्रॉम्प्टली 490। बोल रहा है कि एक कस्टमर ने 500 का जो है उधार लिया है, बट ये प्रॉमिस किया गया है कि अगर वो टाइम से पहले पेमेंट कर देते हैं तो उन्हें 2% कम देना पड़ेगा। तो 2% मतलब 500 का 2% देखो कितना होता है, 10 रुपए, ठीक है। यहाँ पर हो गया 10 रुपए। तो 500 में अगर 10 रुपए कम पे करना पड़ेगा तो 490 रुपीज ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। कैश रिसिप्ट विल बी 490 एंड 10 विल बी द डिस्काउंट फॉर द फर्म, ठीक है। तो फर्म के लिए कैश रिसिप्ट हो जाएगा 10 रुपीज और जो सॉरी कैश रिसिप्ट हो जाएगा 490 और जो डिस्काउंट हो जाएगा वो 10 रुपीज हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, देखो यहाँ पर एक मिनट, क्या बोला, उसके बाद यहाँ पर बोला है कि cash receipt will be 490 and 10 will be the discount for the firm. Receiving the payment discount is a loss, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने डिस्काउंट दिया वो लॉस हो गया। फॉर द पर्सन मेकिंग द पेमेंट इट इज गेन, जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए गेन है, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए 10 रुपए का लॉस है। सिंस कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ कैश इज पेड, इट इज कन्वीनियंट टू एड ए कॉलम फॉर डिस्काउंट अलाउड ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक एंड कॉलम फॉर द डिस्काउंट रिसिप्ट ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। क्या बोल रहा है कि कैश बुक में ये डिस्काउंट कॉलम को ऐड करने का कंसेप्ट क्यों लाया गया, देखो क्या बोल रहा है। बोल रहे हैं हम लोग तो पढ़ रहे थे कैश बुक, ठीक है, तो ये डिस्काउंट कॉलम क्यों ऐड किया गया, इसका लॉजिक सुनो। मैंने तुम लोग को बहुत बार बोला है कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी ट्रांजैक्शन में नहीं आता है एंट्री में, क्योंकि वो एक मार्केटिंग पॉलिसी होता है, ठीक है, कंपनी का, जो सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन ये जो कैश डिस्काउंट है ना, ये सभी के लिए नहीं होता है। अगर कोई कस्टमर अर्ली पेमेंट करता है तो कंपनी उसे स्पेशली डिस्काउंट दे सकती है। अब अपना अपना पॉलिसी, ऐसा नहीं कि सभी कंपनियां देती है, ठीक है, नॉर्मली देती है ताकि लोग जो है मोटिवेट हो और अर्ली पेमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है फिर डिस्काउंट कॉलम ऐड करने का क्यों सोचा गया, क्योंकि डिस्काउंट कौन सा वाला है, ये कैश डिस्काउंट है। ये कब दिया जाता है, पेमेंट करने के टाइम मिलता है या फिर पेमेंट रिसीव करने के टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये पेमेंट से रिलेटेड है या रिसीप्ट से रिलेटेड है, यानी रिलेटेड विद कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इसीलिए कैश बुक में ये कॉलम को ऐड किया जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया कि कैश बुक में क्यों डिस्काउंट कॉलम को हम लोग ऐड करते हैं। वो चीज को यहाँ पर हमें डिटेल्स में समझाया गया है कि क्यों हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि ये कौन सा डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट है, जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट के टाइम पे ही जो है अवेल कर सकते हैं या अवेल करवा सकते हैं। In the cash column on the debit side, actual cash receipt is entered. The amount, the discount allowed, if any, to the customer concerned is entered in the discount column. बोल रहा है अगर पैसा मिलता है तो हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, रिसिप्ट साइड में दिखा देते हैं, यानी कि हम लोग का यहाँ पर, ठीक है, कृष्णा एंड कंपनी से पैसा मिला और जो डिस्काउंट देते हैं वो यहाँ दिखा देते हैं। बेसिकली ये डिस्काउंट अलाउड है और ये डिस्काउंट रिसिप्ट है। ये कौन सा हो गया, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि कस्टमर से जो पैसा ले रहे हैं वो रिसिप्ट में दिखा रहे हैं और रिसिप्ट साइड में जो डिस्काउंट दिखा रहे हैं तो वो कस्टमर को दिया गया डिस्काउंट दिखा रहे हैं। तो ये लिखा तो है सिर्फ डिस्काउंट, बट कैसा काम कर रहा है, अलाउड की तरह, ठीक है। वैसे वही चीज बोला है। फिर यहाँ पर बोल रहा है सिमिलरली एक्चुअल कैश पेड इज एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑन द पेमेंट साइड। कुछ भी पेमेंट करते हैं तो पेमेंट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव्ड इन द डिस्काउंट कॉलम, अगर क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल रहा है वो डिस्काउंट कॉलम में दिखा रहा है। जैसे राम मोहन से डिस्काउंट मिला, अली एंड सन से डिस्काउंट मिला पेमेंट के टाइम पे।
Also, the bank column on the debit side records all receipt through bank and the same column on the credit side show payment through bank. अगर यहाँ पर अमाउंट की जगह बैंक कॉलम होता, मतलब कैश की जगह बैंक ट्रांजैक्शन होता, तो वो बैंक पे पैसा रिसीप्ट और पेमेंट का एंट्री हमें शो कर देता, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, बैलेंसिंग, इट शुड बी नोटेड दैट द डिस्काउंट कॉलम आर नॉट बैलेंस्ड। जैसे मैंने बोला, डिस्काउंट कॉलम को कभी बैलेंस नहीं करना है, जस्ट टोटल लिख देना है। क्यों, देखो, दे आर मेयरली टोटल, इनको सिर्फ और सिर्फ टोटल किया जाता है। The total of the discount column on the receipt side, so total discount to the customer and debit side to the discount, debit side to the discount account is debited to the discount account. अच्छा, क्या बोल रहा है, देखो, बोल रहा है टोटल डिस्काउंट कॉलम ऑन द रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड में जो डिस्काउंट कॉलम है, ये हमें दिख रहा है कि कृष्णा एंड कंपनी को दिया था हम लोगों ने, क्योंकि वो हमारे कस्टमर थे, उनसे 620 मिलने वाला था, हम लोगों ने 600 लिया, 20 डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टोटल डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर एंड इज डेबिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। अभी देखो, ये सिर्फ कैश अकाउंट बना है, अगर हम लोग फ्यूचर में कभी डिस्काउंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये अमाउंट को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट रिसीप्ट है, तो अगर हम लोग डिस्काउंट अलाउड बनाएंगे तो वहां पर दिखा देंगे, डिस्काउंट रिसीप्ट बनाएंगे तो वहां पर पोस्ट कर देंगे। तो ये हो गया ना सब्सिडियरी बुक की तरह, कि सब्सिडियरी बुक से जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिटेल्स को लिखा और इधर पोस्ट कर दिया, उसी तरह से डिस्काउंट के डिटेल्स का टोटल को हम लोग डिस्काउंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर क्या बोला है, द टोटल ऑफ द कॉलम ऑन द पेमेंट साइड शोज टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड एंड इज क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। अब हम लोग कभी भी डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर देंगे कि हमें इतने का टोटल हमारे कस्टमर क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला है। द कैश कॉलम आर बैलेंस्ड, कैश कॉलम बैलेंस कर देंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया था। द बैंक कॉलम भी अगर होगा तो उसे भी बैलेंस कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर को हम लोग बैंक बैलेंस बोलेंगे। जैसे ये जो बचा हुआ है ये कैश इन हैंड है, क्योंकि ये सब कैश ट्रांजैक्शन था, कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं था। अगर बैंक का कॉलम होता तो बोलते बैंक बैलेंस, ठीक है, या फिर बैलेंस इन बैंक बोलते। Thus, a double column cash book have two columns on each side comprising of either cash and discount transaction or cash and bank transaction. तो जो डबल कॉलम कैश बुक है वो दो तरह का हो सकता है, एक तो हम लोगों ने जैसा किया कैश और डिस्काउंट को मिक्सड अप करके, या कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को मिक्सड अप करके, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या है। अब देखो, अब ये है 3 कॉलम कैश बुक। अगेन हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन को कर लेते फिर हम समझा देंगे कि क्या क्या होगा, इतना कुछ हमें जरूरी नहीं है अभी डायरेक्टली पढ़ने का। तो इलस्ट्रेशन 3 इसमें क्या बोला है, देखो, एंटर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। हम लोग को क्या क्या प्रिपेयर करना है, हम लोग को प्रिपेयर करना है डिस्काउंट कॉलम और बैंक कॉलम, ठीक है। डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम्स चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीप्ट, ठीक है। तो ये 3 कॉलम है, तो एक तो हमें बता दिया है डिस्काउंट और दूसरा बताया है बैंक कॉलम, तो और एक क्या होगा, कैश कॉलम होगा, ठीक है, कैश कॉलम होगा। क्यों, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखो, चंद्रिका कमेंस बिजनेस विद कैश, तो एंट्री क्या होता है, कैश टू कैपिटल, तो कैश कॉलम तो चाहिए, नहीं तो पोस्ट कैसे करेंगे। और वैसे भी बोला है कि ये 3 कॉलम होगा। आगे पढ़ते हैं, ही पेड इन करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट में पे किया उन्होंने पैसा, क्योंकि जब बिजनेस करते हैं तो करेंट अकाउंट ओपन किया जाता है, करेंट अकाउंट के थ्रू से ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सेविंग्स के थ्रू से नहीं कर सकते, ठीक है, ये सब रूल्स है। तो बिजनेस करना है तो करेंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, एक चार्जेस लगता है, मतलब जो है एक मंथली या ईयरली एक इंटरेस्ट जो है, मतलब इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे पहले होता ना एटीएम यूज पे भी ना एक पैसा देना पड़ता था, ठीक है, एटीएम कार्ड है तो एक ईयरली एक पेमेंट जो है बैंक काट लेता था, अभी तो नहीं होता है। वैसे ही क्या होता है ना, जो करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट ओपन करने से एक खर्चा बियर करना पड़ता है ईयरली बेसिस पे। तो फिर बोल रहा है रिसिप्ट चेक फ्रॉम कृति एंड कंपनी, बोला है ही पेज इन बैंक कृतिज एंड कंपनी चेक, ठीक है। इन्होंने चेक रिसीव किया कृति कंपनी से, फिर वो चेक ले जाके बैंक में डिपॉजिट किया। ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड अलाउड डिस्काउंट 20 त्रिपाठी एंड कंपनी को पे किया है। त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक, त्रिपाठी एंड कंपनी ने उनके बैंक में पे कर दिया 475। ही रिसीव्स चेक फ्रॉम वर्षी एंड अलाउस इन डिस्काउंट 35, 450 का चेक लिया। He received cash 75 and check 100 for cash sale. He pays into bank including check received on 15th and 20th.
ही पेज फॉर कैश परचेज, ही पेज फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस कैश। ठीक है, तो अभी इतना सारा ट्रांजैक्शन तो मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ दिया, नहीं समझ में आया होगा, हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले कैश बुक। ठीक है, 3 कॉलम का होगा तो उतना स्पेस हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। सिमिलरली इधर भी करना पड़ेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। ठीक है, ये कॉलम इस तरह से बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम स्टार्टिंग में दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट। इसका मतलब क्या है? चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, इसका मतलब समझते हैं पहले, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर नॉर्मली हम लोग के पास चेक में कुछ पैसा आता है, ठीक है, अगर हम लोग किसी से चेक रिसीव करते हैं तो उसका एंट्री क्या करते हैं? चेक रिसिप्ट। ठीक है, चेक रिसिप्ट किया तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू, मान लो कस्टमर से रिसीव किया, ठीक है, चेक रिसीव किया, ऐसे लिखते हैं। देखो पहले मान लो हम लोगों ने किया था सेल, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। पहले मान लो हम लोगों ने किया सेल, ठीक है, कैसा सेल किया? यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट सेल किया। पहले अगर देखते हैं कि क्रेडिट सेल किया तो एंट्री क्या होगा? सिंपल एंट्री होगा, डेटर टू सेल्स। ठीक है, सेकेंड, हम लोगों ने सेल करने के बाद हम लोगों को मिला चेक, डेटर से चेक रिसीव हुआ तो चेक रिसिप्ट। चेक रिसिप्ट का एंट्री क्या हो जाएगा? अगर डेटर से चेक रिसीव किया तो उसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। यही तुम लोग सीखे हो। ठीक है, नॉर्मल बातें यही तुम लोग सीखे होंगे कि अगर चेक में पैसा मिलता है तो उसे बैंक अकाउंट डेबिट दिखाना होता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये हो गया। अब चेक को डिपॉजिट भी करना पड़ता है। ठीक है, चेक को डिपॉजिट भी करना पड़ता है, कहां पर? बैंक में जाके, क्योंकि बैंक में जब तक चेक डिपॉजिट नहीं करोगे तब तक वो पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चेक रिसिप्ट का एंट्री नहीं हुआ, ये बेसिकली चेक डिपॉजिट का ही एंट्री हो जाता है, रिसिप्ट एंड डिपॉजिट का। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बैंक टू डेटर दिखा दिया। अब मान लो हम लोग ऐसे दिखाते, ये क्रेडिट सेल को हम फिर से लिख के दिखा रहे 3 पार्ट में। ठीक है, हम लोगों ने सेल कर दिया डेटर को, मतलब क्रेडिट में डेटर टू सेल, फिर हम लोगों ने चेक रिसीव किया, तो चेक रिसीव करने से चेक रिसीव किया, उसके बाद चेक को डिपॉजिट किया, तो चेक डिपॉजिट का एंट्री क्या होता है? हम फिर रिसिप्ट समझाएंगे क्यों ऐसा होगा। अगर चेक डिपॉजिट करते हैं तो चेक कौन लेगा? चेक लेगा बैंक। ठीक है, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे? बैंक, क्योंकि बैंक हमारा क्या होगा? पर्सनल अकाउंट, ये वो वाला बैंक हो गया। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट मतलब हम लोगों के पास जो चेक था ना, हम लोगों ने वो डिपॉजिट कर दिया। कहां पर डिपॉजिट कर दिया? बैंक में ले जाके, क्योंकि बैंक में चेक बॉक्स में जाके चेक को डिपॉजिट करना पड़ता है, प्रॉपर फॉर्म, एक फॉर्म लेके फिलअप वगैरह करके, ठीक है, तब वो साइन वाइन करना पड़ता है चेक के पीछे, तब जाके चेक जो है हम लोग चेक से पैसा इन कैश करवा सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या एंट्री हो गया? ये हो गया हम लोगों ने चेक डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, बैंक टू कैश। तो फिर जब चेक रिसीव हुआ तब एंट्री क्या होगा? चेक रिसीव हुआ मतलब मेरा डेटर खत्म, जिन्होंने मेरे से उधार में कुछ खरीदा था उन्होंने मुझे पैसा दे दिया। अब उन्होंने क्या पैसा दिया? उन्होंने मुझे नोट्स नहीं देके, मतलब जो नोट चलता है इंडियन करेंसी या फिर कॉइन, जो भी बोलो, वो नहीं देके मुझे चेक दे दिया। ठीक है, तो मुझे चेक दे दिया तो मुझे तो उनको डेटर से कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया। अब फॉर्म कुछ भी हो, अब ऑनलाइन पेमेंट हो या फिर ऑफलाइन पेमेंट हो, कैश में हो या चेक में हो, मुझे तो पेमेंट मिल गया, तो मुझे डेटर को तो कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास क्या आया? फिर मुझे क्या एंट्री करना चाहिए? मुझे ऐसे लिखना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे हो कि चेक मिला तो कैश अकाउंट डेबिट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये हम ये दिखा रहे हैं कि मुझे पैसा मिल गया। ठीक है, अब वो फॉर्म जो है
वो फॉर्म मतलब मीडियम क्या है, मीडियम थ्रू चेक है, चेक के थ्रू से मुझे पैसा मिला, ठीक है, ये रिसिप्ट हुआ। अब उसी चेक को जब हम ले जाके बैंक में डाल रहे हैं तो हम लिखेंगे बैंक टू कैश, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्प्लिट करके, ये थोड़ा हम लोग जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग, ये हो गया बीइंग चेक रिसिप्ट, ठीक है, ये हो गया बीइंग चेक रिसिप्ट, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा बीइंग चेक डिपॉजिट, ठीक है, बीइंग चेक डिपॉजिट। अब देखो यहां पर ये कैश और ये कैश कैंसिल आउट हो जाता है, बनता क्या है, बैंक टू डेटर, जो यहां पर बना था, ठीक है, बैंक टू डेटर। क्या ये एंट्री फिर गलत होता है अगर हम लोग बैंक टू डेटर कर देते हैं? नहीं, ये गलत नहीं होता है। हम लोग यहाँ पर ये अजम्पशन ले लेते हैं कि चेक रिसीव्ड एंड डिपोजिटेड, ठीक है, चेक रिसीव्ड एंड डिपोजिटेड ऑन सेम डेट, ठीक है, जिस दिन चेक मिला अगर उसी दिन डिपॉजिट कर देते हैं तो ये एंट्री किया जाता है। मतलब नेट एंट्री की चेक मिला, डेटर कैंसिल और हम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया, तब होता है बैंक टू डेटर। बेसिकली ये कैश और कैश तो हमारा कैंसिल आउट हो ही जाता है, क्योंकि चेक मिलने पे कैश का क्या एंट्री। लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं हाँ हमारा जो कस्टमर था उसने पैसा दे दिया, लेकिन आज नहीं जाना है चेक डिपॉजिट करने, आज नहीं जाना है, 5 दिन बाद जाने वाले, तो फिर बैंक का एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक के पास तो चेक लेके गए नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर कर दिया, और जब बैंक के पास चेक लेके जाएंगे तब बैंक टू कैश करेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री में फर्क क्या है, सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि अगर सेम डे में डिपॉजिट होगा, सेम डे में डिपॉजिट होगा तो बैंक टू डेटर कर दो, अगर सेम डे में नहीं होगा तो ये एंट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये एंट्री 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला था चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीप्ट, इसका मतलब अब समझ में आया होगा कि ये क्या हो गया, ये हो गया चेक रिसिप्ट as check first treated as cash receipt, check यहाँ पर लिखते हैं check treated as cash receipt, treated as cash receipt। अब ये मतलब समझ में आया होगा क्यों हम लोग इसको बोलते हैं कैश रिसिप्ट, ठीक है। मतलब मेरे पास चेक आ गया, 2-4 दिन बाद हम गए और उसको डिपॉजिट कर दिया। अब 2 दिन बाद कम से कम अगर एक भी दिन का गैप होगा, मतलब जिस दिन लिए अगर उस दिन डिपॉजिट नहीं होता है, तब अकाउंटेंट को हमेशा यही एंट्री जो है पास करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में ये देखना चाहिए हमें, हमारे पास हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन का डेट दिया हुआ रहेगा कि चेक जब मिला है और चेक को डिपॉजिट करने का डेट दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों हमेशा अलग अलग होगा, तभी क्वेश्चन में ये हेडिंग दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर करना स्टार्ट करें। यहाँ पर देखो क्या होगा, क्या बोला है, चंद्रिका कमेंस बिजनेस विद कैश। तो ये एंट्री तो तुम लोग बोल पा रहे थे, तो ये हम खुद से लिख देते हैं, या फिर तुम लोग बोलना चाहो तो बोलो। यहाँ पर जैन 1 में कैश टू कैपिटल, ठीक है, कैश में कैश तो नहीं आएगा, हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल, ठीक है, टू कैपिटल। अब अमाउंट कहां पर चला जाएगा, कैश कॉलम में जाएगा, क्योंकि कैश आया है तो यहाँ पर कैश कॉलम में लिखना है 20,000, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बोला है ही पेड टू करेंट अकाउंट, इन्होंने करेंट अकाउंट में पैसा जमा किया है, तो क्या एंट्री होगा ये बताओ। ये एंट्री तुम लोग इसके पहले नहीं बोले हो अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए हैं। करेंट अकाउंट बैंक में खोला जाता है, तो बोलो बैंक में हम लोगों ने 19,000 जमा किया, सेविंग्स अकाउंट जैसे बनाते हो वैसे करेंट अकाउंट बनाते हैं बिजनेसमैन, तो क्या एंट्री होगा मैम? बैंक टू करेंट अकाउंट होगा या फिर कैश टू करेंट अकाउंट हो सकता है। पैसा आ रहा है कि जा रहा है ये सोचो। मैम पैसा तो दे रहे हैं ना करेंट अकाउंट में, मतलब हाँ बैंक से ही बैंक में जा रहे हैं। हाँ, तो बैंक से बैंक में नहीं जाएगा, तुम्हारे पास जो पैसा है तुम वो ले जाके मतलब कुछ पैसा हाथ में रखे हो बिजनेस करने के लिए और एक करेंट अकाउंट ओपन करके वहां 90,000 रख दिया, तो पैसा गया तुम्हारे पास से, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, पैसा जाने से क्या एंट्री होगा, क्रेडिट होगा। और कहां पर गया, गया किसके पास, करेंट अकाउंट में। हाँ, लेकिन करेंट अकाउंट कहां पर ओपन किए हो, करेंट अकाउंट बोल के नहीं लिख सकते, बैंक लिखना पड़ेगा, बैंक, ठीक है, ये लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगा, हम लोगों ने बैंक में जाके अकाउंट ओपन किया और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। अब यहाँ पर भी मुझे एक चीज बताना है, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री, वो भी बता देते हैं। देखो कॉन्ट्रा एंट्री होता है, कॉन्ट्रा एंट्री। अब ये क्या होता है, देखो अभी हम लोगों ने देखा बैंक में हम लोगों ने करेंट अकाउंट ओपन किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है।
अच्छा, अब कितना पैसा डिपॉजिट किया? 19,000। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ कुछ कॉन्ट्रा एंट्री का लेना देना नहीं है। अब अगर हम लोग इसको सिंपल लेजर बनाते हैं तो बैंक का जो लेजर बनेगा वहां टू कैश लिखोगे, कैश का जो लेजर बनेगा वहां बाय बैंक लिखोगे, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये सिंपल पोस्टिंग है। अब यहां पर हमारे पास दोनों लेजर अवेलेबल है, बैंक कॉलम भी है, कैश कॉलम भी है। तब क्या करेंगे? तब हम लोग दो बार पोस्ट करेंगे, मतलब बैंक टू जब कैश होगा तो हम लोग क्या पोस्ट करेंगे? अगर हम लोग इसको देख के पोस्ट कर रहे हैं, कैश को देख के, तो क्या पोस्ट करेंगे? अगर कैश को देख के पोस्ट कर रहे हैं तो कैश में कैश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय बैंक। ठीक है, कैश में कैश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय बैंक। ठीक है, डेट कौन सा है? डेट है 3 Jan 3। यहां पर लिख दिया मैंने बाय बैंक। क्यों लिखा? ये देखो यहां पर दोनों कॉलम ही हमारे पास एक ही जगह पे है, तो एक चीज देखो, इसको अगर हम लोग मर्ज कर देते हैं, गुड इवनिंग सूरज। गुड इवनिंग। अच्छा देखो, इसको अगर हम लोग मर्ज कर देते हैं, जो हम बता रहे थे, ये अगर हम लोग मर्ज कर देते हैं, दोनों को एक जगह पे दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी क्या है? हमारे पास है अभी कैश बुक। ठीक है, तो वहां पर मेरे पास कैश कॉलम बैंक कॉलम है, इधर भी कैश कॉलम बैंक कॉलम है। अब ये दोनों को मर्ज कर दो, दोनों को अगर मर्ज कर देते हैं तो टू कैश आ जाएगा और बाई बैंक आ जाएगा, है ना? टू कैश आ जाएगा, बाई बैंक आ जाएगा, दोनों एंट्री हो जाएगा। अब जब दोनों एंट्री, नॉर्मली लेजर में कभी भी दो एंट्री पोस्ट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉलम वाइज है, इसलिए यहाँ पर दो चीज पोस्ट होगा, क्योंकि ये प्योरली लेजर तो है नहीं, ये तो हम लोग का क्या है? सब्सिडियरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक है। तो क्योंकि दोनों कॉलम अवेलेबल है तो पंच कर देंगे, दोनों को मिक्सअप कर देंगे, टू कैश भी लिखेंगे, बाई बैंक भी लिखेंगे। और ऐसा केस जब अराइज होता है उसे बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर बाई बैंक जब लिखेंगे तो अब कौन से कॉलम में लिखना चाहिए? जब बाई बैंक लिख रहा है तो वो कैश कॉलम में जाएगा, देखो कैश अकाउंट में जा रहा है, तो बाई बैंक जब लिखोगे तो क्या बैंक कॉलम में लिखोगे? ऑब्वियसली नॉट, कैश कॉलम में लिखोगे ना, ऑपोजिट तो लिखते हैं। तो बाई बैंक जब लिखेंगे तब हम लोग कैश कॉलम में लिखेंगे, और जब हम लोग टू कैश लिखेंगे, यहाँ पर Jan 3 टू कैश लिखेंगे, तब हम लोग कहां पर लिखेंगे? बैंक कॉलम में लिखेंगे। कितना? 19,000। और जो कॉन्ट्रा एंट्री होता है ना, उसको दिखाना पड़ता है कि भाई ये कॉन्ट्रा एंट्री है, उसके लिए क्या लिखना पड़ता है? सी लिखना पड़ता है। तो कहां लिखेंगे? ये लेजर फोलियो का जगह मुझे खाली दिख रहा है, मैंने यहाँ पर सी लिख दिया। सी लिख के ऐसे गोला कर देते हैं, ये भी चलेगा। अगर नहीं करते हो, ओनली सी लिखते हो तो भी चलेगा। हम थोड़ा ऐसा लिख देते, ठीक है, मेरा ये आदत है, तो हम सी लिख के ऐसे गोला कर देते ताकि दिख जाए, क्योंकि ये जरूरी होता है दिखाना कि ये कॉन्ट्रा एंट्री हुआ है। ठीक है, तो सी लिख के ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। कॉन्ट्रा एंट्री कब होगा? जब हम लोगों का दोनों कॉलम में पोस्टिंग हो रहा है, कैश और बैंक। ठीक है, नॉर्मली उसी केस में कॉन्ट्रा एंट्री होगा। अच्छा, अब देखो बोल रहा है ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कृति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद बोला है 7 तारीख को ही पेज इन बैंक कृति एंड कंपनीज चेक। हो गया वही वाला केस कि चेक रिसीव्ड किसी और डेट पे हुआ, और चेक पेमेंट मतलब डिपॉजिट नॉट पेमेंट, चेक को डिपॉजिट बैंक में किसी और दिन किया गया। और हम लोग को फिर क्या ट्रीट करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर तुम लोग को समझाया। अगर हम लोग उसको डेटर कोई बना था तो डेटर टू सेल हुआ होगा। अब जब डेटर से चेक ले रहे हैं तो नॉर्मल तुम लोग को पता है चेक यानी बैंक का एंट्री होता है, बैंक टू डेटर, लेकिन वो तब होगा जिस दिन रिसीप्ट किए उसी दिन अगर डिपॉजिट करते हैं। अगर नहीं करते तो वही एंट्री दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? हम लोग बोलेंगे हमारे डेटर ने हमें पेमेंट दे दिया, तो कैश टू डेटर। ठीक है, मतलब चेक ही मिला है लेकिन लिखेंगे कैश टू डेटर। अब वो चेक को ले जाके जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तब लिखेंगे बैंक टू कैश। ठीक है, कैश कैश कैंसिल हो जाएगा, वही बैंक टू डेटर वाला एंट्री आ जाएगा। तो चेक को ऐसी चीजों को बोला जाता है, ऐसे एंट्री को बोला जाता है चेक ट्रीटेड फर्स्ट एज कैश रिसिप्ट, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि चेक को हमें फर्स्ट कैश रिसिप्ट ट्रीट करना है। अगर नहीं भी बताता है, अगर चेक रिसिप्ट और डिपॉजिट डेट में फर्क होता है तब वो कैश रिसिप्ट ही कहलाता है। ठीक है, तो ये पहले हम लोग चेक को कैश रिसिप्ट दिखाएंगे। 4 तारीख हमें कृति एंड कंपनी से पैसा मिला चेक के तौर पे, लेकिन चेक बाद में डिपॉजिट हुआ, तो अभी पैसा मिला, तो कैश टू कृति एंड कंपनी हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा था। ठीक है, कैश टू डेटर की तरह कैश टू कृति एंड कंपनी। ठीक है, तो कैश में कैश तो लिखेंगे नहीं, बाई क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी टू क्या लिखना पड़ेगा? कृति एंड कंपनी, टू कृति एंड कंपनी। यहां पर हम लोग का वैल्यू हो जाएगा 600।
ठीक है, सॉरी ये इसमें नहीं होगा, मैंने बैंक कॉलम में लिख दिया गलती से, कैश टू कृति एंड कंपनी है ना, तो कैश कॉलम में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सब कॉलम जो है खाली है। ठीक है, कैश टू कृति एंड कंपनी हो गया। अब उनका चेक ले जाके जब डिपॉजिट करने गए तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कृति एंड कंपनी। ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कृति एंड कंपनी नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, बैंक टू कैश हो जाएगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, टू कैश होगा बाय बैंक होगा, सिंपल सा बात है, बैंक टू कैश हुआ तो टू कैश होगा और बाय बैंक होगा। अब लिखना पड़ेगा बाय बैंक। ठीक है, अब लिखेंगे बाय बैंक, आपको आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया जैन का 7 तारीख, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, बाय बैंक अकाउंट बोल के हम लोग बैंक कॉलम में तो नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, कैश कॉलम में 600। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे जैन 7 में डिपॉजिट करने गए थे हम लोग 7 तारीख को उनका चेक, तो टू कैश हो जाएगा। अब कैश बोल के बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा, कितना, 600। ठीक है, अब ये हो गया कॉन्ट्रा एंट्री, क्यों, क्योंकि एक ही एंट्री दो जगह पे पोस्ट हुआ, तो ये हो गया हम लोग का कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो देखो ये धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल पे सीख रहे हैं। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट 20। इन्होंने रतन एंड कंपनी को चेक में पेमेंट किया और इनको डिस्काउंट दिया। अब देखो ये कंसेप्ट जो कैश रिसिप्ट वाला है, ये चेक पेमेंट पे नहीं आता है, क्योंकि चेक दे दिया मतलब बैंक ही मेरा क्रेडिट होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो मुझे कोई चेक दिया नहीं है कि मैंने पहले उसको पैसा ले लिया तो उसका एंट्री कर दिया, फिर 2 दिन बाद जाके डिपॉजिट किया तो उसका अलग एंट्री किया। अगर मैंने चेक में किसी को पेमेंट कर दिया तो मैंने चेक दे दिया, चेक लिख के चेक दे दिया, तो मेरे पास से क्या गया, चेक गया और मेरा क्रेडिटर कैंसिल हुआ। तो रतन एंड कंपनी क्रेडिट हो रखा था, उनको डेबिट कर दो, रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, चेक में पेमेंट किया तो टू बैंक हो जाएगा, और डिस्काउंट अलाउड हुआ है 20, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा जैन 10 में बाय रतन एंड कंपनी, क्योंकि रतन एंड कंपनी हम लोग का क्रेडिटर था, क्रेडिट हो रखा था, तो डेबिट कर देंगे, रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, चेक में पेमेंट किया, कितना, 330, तो बैंक कॉलम में लिख देंगे हम लोग 330। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना मिला है उनसे, 20 रुपीज, तो डिस्काउंट कॉलम में 20 रुपीज लिख देना है, जैसे मैंने पहले दिखाया था। ठीक है, ये एंट्री तो हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, ऐसे करके नॉर्मली ऐसे होता है ना। ये देखो, रतन एंड कंपनी टू डिस्काउंट रिसीव टू बैंक, क्योंकि चेक में पेमेंट किया, तो रतन एंड कंपनी टू बैंक, तो बाय रतन एंड कंपनी, रतन एंड कंपनी टू डिस्काउंट रिसिप्ट, तो बाय रतन एंड कंपनी, तो डिस्काउंट रिसिप्ट भी हम लोगों ने उसी कॉलम में लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद देखो, त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक। त्रिपाठी एंड कंपनी बोल के कोई डेटर है जिन्होंने डायरेक्टली उनके बैंक में ही पैसा पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब ये चेक नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि बैंक में पैसा चला गया, मान लो ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, या फिर बैंक में जाके बैंक अकाउंट नंबर पता है तो जाके डिपॉजिट करवा दिया, डिपॉजिट का स्लिप लेके कि मुझे इस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाना है 475, तो इनके पास पैसा आएगा और इनका डेटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डेटर डेबिट हो रखा था तो डेटर क्रेडिट हो जाएगा टू त्रिपाठी एंड कंपनी। ठीक है, अब पैसा मिला, पैसा कहां पर आया, कैश के तौर पे नहीं आया, चेक के तौर पे भी नहीं आया, बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट हो गया, तो डायरेक्टली हम लोग इसे बैंक लिख सकते हैं, क्योंकि ये पैसा जाके बैंक में जमा हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू त्रिपाठी एंड कंपनी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू त्रिपाठी एंड कंपनी। 12 तारीख को हुआ, बैंक अकाउंट में दिखा देंगे कितना पैसा है हम लोग का यहाँ पर 475। ठीक है, तो ये हटा देते हैं, इसके ऊपर लिखा नहीं जाता है, फिर 475 हो जाएगा। ठीक है, त्रिपाठी एंड कंपनी। फिर क्या बोला है, he receives check from Varshi and allows him discount 35। अगेन वही वाला प्रॉब्लम वाला सिचुएशन आ गया, प्रॉब्लम इन द सेंस कि हमें यहाँ पर 2 पार्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने चेक रिसिप्ट किया है और हमें पहले ही बता दिया था क्वेश्चन में कि सारे के सारे चेक रिसिप्ट को हमें क्या मानना है,
कैश बोल के मानना पड़ेगा, ठीक है। सारे के सारे चेक रिसिप्ट को हमें फर्स्ट कैश रिसिप्ट मानना पड़ेगा, मतलब जिस दिन चेक ले रहे हैं उस दिन डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो हम लोग इसे पहले कैश एंट्री के तरह दिखाएंगे। चेक रिसीव हुआ है लेकिन हमें पता है कि हम लोग अभी डिपॉजिट नहीं करने वाले, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने का मिला, 450 का। डिस्काउंट अलाउड दे दिया, कितने का, 35 रुपीज का। टू क्या हो जाएगा, वर्कशीट, टू हो गया वर्कशीट और यहाँ पर वैल्यू हो गया 485, ठीक है। 485 का वैल्यू हो गया। अब हम लोग इसको पोस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू वर्सी पहला, तो यहाँ पर हो जाएगा टू वर्सी, ठीक है। 15 तारीख का था, टू डिस्काउंट कॉलम में डिस्काउंट 35 और यहाँ पर कैश कॉलम कौन सा है, पहला वाला मेरा कैश कॉलम है, तो यहाँ पर हो गया 450, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, अब इन्होंने कब डिपॉजिट किया वो अभी यहाँ पर नहीं बोला है, आगे पढ़ के देखते हैं क्या बोला है। फिर बोल रहा है ही रिसीव कैश, इनको कैश मिला है 75 एंड चेक 100 फॉर कैश सेल। इन्होंने किया है कैश सेल और कैश सेल करने के लिए इनको कितना मिला है, कैश में 75 मिला है और चेक में 100 मिला है। तो कैश सेल करने से नॉर्मली हम लोग क्या एंट्री करते हैं, कैश टू सेल्स करते हैं, ठीक है। तो कैश टू सेल्स, तो सेल्स तो 175 का हुआ है और जो पेमेंट किया है उन्होंने 75 कैश में पेमेंट किया है और बाकी जो है चेक में किया है। फिर तुम लोग बोलोगे इसको बैंक लिख देते, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जब चेक लेते हैं तब ये डिपॉजिट करते ही नहीं है, ये कब डिपॉजिट करते हैं, ये बाद में जाके चेक को डिपॉजिट करते हैं। इसीलिए तो हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ऑल चेक रिसीव्ड आर ट्रीटेड एज कैश रिसीव्ड फर्स्ट। तो अगेन इसको भी हम लोग कैश में ही दिखाएंगे 100 रुपीज में, यानी कैश 175 टू सेल्स 175 होगा, ठीक है। कैश 175 टू सेल्स 175 होगा। क्यों, क्योंकि इनको चेक में अगर कुछ मिला भी है तो ये चेक को भी कैश ही दिखाते हैं, क्योंकि ये चेक उस दिन डिपॉजिट करते ही नहीं है, बाद में डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 28 को टू सेल्स बोल के, पूरा का पूरा हम लोग का कैश कॉलम में चला जाएगा 175, ठीक है। अच्छा अब क्या बोला है देखो, he pays into bank including check received on 5th and 20th। तो देखो 20th में इनको एक चेक मिला था, कितने का, 100 रुपीज का, ठीक है। और 15th को इनको एक चेक मिला था, ठीक है, जो वर्षी से मिला था 450 का। ये दोनों चेक, ठीक है, मतलब कितना हो गया, लगभग 550 और भी कुछ होगा, सब मिला के 1000 रुपीज का इन्होंने उस दिन क्या किया, बैंक में ले जाके डिपॉजिट किया, बैंक में ले जाके पैसा और ये चेक सारा डिपॉजिट किया। तो बैंक में ले जाके डिपॉजिट करने का एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक टू कैश हो जाएगा। अब अगर सिर्फ चेक का डेटा होता हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ता, हम लोग 550 लिखते, लेकिन यहाँ 1000 दिखा रहा है, मतलब इन्होंने अपने से भी कुछ पैसा और भी लेके आए होंगे, दो चेक और कुछ पैसा लेके गए और ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो ये हो गया 1000, ठीक है। बैंक टू कैश, अब ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा तो टू कैश हो जाएगा, बाय बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो टू कैश और बाय बैंक लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा टू कैश और यहाँ पर हो जाएगा बाय बैंक, ठीक है। अब डेट हम लोग का है 25, इसका डेट है 25। अब कैश तो कैश कॉलम में नहीं जाएगा, बैंक कॉलम में जाएगा 1000 और ये बैंक जो है, बैंक जो है ये हम लोग का चला जाएगा कैश कॉलम में 1000, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर, he pays for cash purchase, कैश परचेस के लिए 275 पे किया तो 27 को, तो फिर हो जाएगा परचेज टू कैश, तो बाई परचेज हो जाएगा 27 को और कैश में किया तो कैश अकाउंट में लिखेंगे, ये सेकंड वाला मेरा कैश कॉलम है। उसके बाद ही पे सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस, बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों का सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना बोला है 50 रुपीज, ठीक है, 50 रुपीज कैश में हुआ है, कंप्लीट, और कुछ नहीं करना है हम लोग को। यहाँ पर मेन क्या सीखना था, ये वाला पॉइंट, ठीक है, कि हम लोग जब भी चेक रिसीव करते हैं उसके बाद ही डिपॉजिट करते हैं, वो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे दिया। अगर वो वर्डिंग्स नहीं भी देता है तो भी हम लोग यही मानेंगे, क्योंकि डेट देख के पता चलेगा ना कि जिस दिन ले रहे हैं उस दिन डिपॉजिट हो नहीं रहा है, तो डायरेक्ट बैंक का एंट्री हम लोग कर नहीं सकते। अब डिस्काउंट कॉलम जैसा है वैसा रह जाता है, हम लोग को पता है, ठीक है। बाकी बैलेंस हो जाएगा हम लोग का कैश और बैंक कॉलम, ठीक है। इधर टोटल करते हैं, ये हम लोग का हो गया
1050, 175 और 20,000, मतलब 21,225 हो जाएगा। चेक कर लो एक बार, ठीक है। 20,000 और ये हो गया 1050 और 175, तो 21,225। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 21,225। और यहाँ पर खर्चा कितना कितना हुआ है 19,000 और ये 1,000, मतलब 20,000, 20,875, 20,875 और माइनस हो जाएगा और भी 50। अच्छा, तो ये हो गया 300 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना बच रहा है 300 बैलेंस बच रहा है। ये 31st को होगा, क्योंकि ये कौन से मंथ का था, ये हम लोग का था जैन का, तो जैन 31 का होता है, तो बाई बैलेंस CD, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला देख लेते कितना था 19,600, ये हो गया 20,000, 20,600 और ये हो गया 21,075 होगा, 21,075। खर्चा क्या क्या हुआ 21,075 में सिर्फ 330, ठीक है, तो बाकी बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20,745। अच्छा, ये आ गया 21,075 हो गया। बस अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ पे 2020 को ब्रॉट डाउन कर देना है टू बैलेंस BD। एक हो गया 300 और एक हो जाएगा 20,745, ठीक है। बस और कुछ नहीं। तो अगर ट्रिपल कॉलम होता है तो हमें दो चीज ध्यान रखना है, एक तो कॉन्ट्रा एंट्री का, जो मैंने समझाया, दोनों को कंबाइंड लिखेंगे क्योंकि कैश कॉलम बैंक कॉलम दोनों अवेलेबल है। और जब भी कॉन्ट्रा होता है तो हमें C लिखना पड़ेगा। मैंने एक जगह पे C लिखा नहीं है, चलो लिख लेते हैं, ये लिखना मैंडेटरी होता है, यहाँ पर होगा। ये जो हम लोगों ने 1000 वाला किया ना, चेक डिपॉजिट हुआ था, ये देखो ये वाला, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए कि हम लोगों ने डबल पोस्टिंग कर रखा है। और यहाँ पर ये सिर्फ कैश बुक में ही पॉसिबल है, कहीं और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं और तो अलग अलग लेजर बनेंगे ना, कैश का लेजर, बैंक का लेजर, इस तरह से। तो ये एक नया चीज सीखा होगा तुम लोगों ने। और दूसरा, अगर हम लोगों को चेक में रिसीव होता है और उसी दिन डिपॉजिट कर देते हैं तो बैंक टू डेटर, अगर किसी और दिन डिपॉजिट करते हैं तो पहले चेक रिसिप्ट को कैश रिसिप्ट मानो, फिर हम लोग उसको बैंक में ले जाके जब डिपॉजिट करेंगे तब एंट्री करेंगे बैंक टू कैश। ये दो वाइटल पॉइंट था, लेकिन ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इसके साथ हम लोग का ये इलस्ट्रेशन 3 शायद कंप्लीट हो गया। हाँ, और तो इसमें कुछ रहा नहीं, तो एक काम कर सकते हो तुम लोग, यहाँ से ये पेटी कैश बुक है, ये हम शेयर कर देंगे तुम लोग के पास, ये वाला PDF। तुम लोग को कौन सा होमवर्क करना है वो बताते, तुम लोग चाहो तो खुद से करके देख सकते हो। जैसे इलास्ट्रेशन 5 कर सकते हो, यहाँ क्रेडिट कार्ड वगैरह भी दे रखा है, अगर कर पाओ तो इलास्ट्रेशन 5 जो है वो एक बार करके देख सकते हो। बाकी यहाँ पर नहीं है कैश बुक का और कोई। इलास्ट्रेशन 5 तुम लोग होमवर्क ले सकते हो, हम यहाँ पर लिख देते हैं इलास्ट्रेशन 5, ठीक है, होमवर्क, ये कैश बुक का ही है। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग कैश बुक का ये क्वेश्चन करेंगे, पेटी कैश बुक करेंगे और देखते हैं कितना कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।